which is numpy. numpy stand for numerical python. numpy को टेक्निकली वैसे numpy ही बोलते हैं, बट इट एक्चुअली स्टैंड फॉर न्यूमेरिकल पाइथन। तो numpy एक लाइब्रेरी है हमारे पास पाइथन में, import numpy as np। अब यहाँ कई सारे क्वेश्चंस आते हैं numpy स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि हम सबसे पहले numpy मॉड्यूल ही यानी कि लाइब्रेरी ही क्यों पढ़ते हैं? हम पांडास या कोई और लाइब्रेरी पहले स्टार्टिंग में क्यों नहीं पढ़ रहे? numpy से ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो numpy में जैसे पांडास हम आगे पढ़ेंगे, या हम साइकिट लर्न जिसमें मशीन लर्निंग के सारे मॉड्यूल्स हैं, या टेंसर फ्लो, numpy इन सब का फाउंडेशन है। आप कह सकते हैं दे आर बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ numpy मॉड्यूल। सो द फाउंडेशन मॉड्यूल इज numpy। सबसे पहली चीज तो ये आती है। तो इन सबको समझने के लिए, अच्छे से इन सबको पढ़ने के लिए हमें numpy आना चाहिए। दूसरा, हमें numpy प्रोवाइड करता है numpy एरे। हम डेटा साइंस में लिस्ट का, टुपल का उतना यूज नहीं करते। अब ये यूज क्यों नहीं करते वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो numpy एरेज का यूज आता है डेटा साइंस में जब हम काम करते हैं, मशीन लर्निंग में जब हम काम करते हैं, तो हम numpy एरे यूज करते हैं। 1D एरे, 2D एरे, n डायमेंशनल एरे। तो numpy हमको वो एरे प्रोवाइड करता है। दूसरा, हम डेटा साइंस में आप जानते हैं बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, स्टैट से रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, मैट्रिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, मशीन लर्निंग मैथ के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ये सारे के सारे जितने भी न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस हम परफॉर्म करते हैं, इन सबके फंक्शंस हमें कौन प्रोवाइड करता है? numpy। इसलिए हम numpy स्टार्टिंग में पढ़ते हैं। numpy फास्टर होता है, इसके फंक्शंस फास्टर होते हैं देन नेटिव फंक्शन। अगर हम नॉर्मल फंक्शंस की बात करें पाइथन में जो हमने पढ़े हैं, उन सबसे numpy के जो फंक्शंस हैं वो फास्टर होते हैं। इसलिए हम numpy स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, ताकि हमारा एक फाउंडेशन क्रिएट हो पाए बाकी के मॉड्यूल्स के लिए। हमें डेटा का स्ट्रक्चर समझ में आए, 1D डेटा पे किस तरीके से ऑपरेशन करते हैं, 2D डेटा पे किस तरीके से ऑपरेशंस करते हैं, हमें उसका फाउंडेशन क्रिएट कर पाए। हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाए अपने डेटा पे, हम उसका फाउंडेशन क्रिएट कर पाए। इन सारे रीजंस की वजह से हम numpy को स्टार्टिंग में पढ़ते हैं। तो ये फास्टर होता है, ठीक है। और ये एक बैकबोन यानी कि एक बेस क्रिएट करता है अदर मॉड्यूल्स के लिए और डेटा पे काम करने के लिए। तो ये एक रीजन है कि हम numpy स्टार्टिंग में पढ़ते हैं। अब दूसरा रीजन आता है कि भाई, अब ये तो रहा रीजन कि हम numpy पढ़ते कैसे हैं। तो सबसे पहली चीज जो numpy में आती है वो आती है numpy एरे। अब हमने पाइथन पढ़ा हुआ है, हमने पाइथन में लिस्ट पढ़ा, हमने पाइथन में टुपल पढ़ा, हमने डिक्शनरी पढ़ा, हमने सेट पढ़ा, कई सारे डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़े। तो जब हमारे पास पाइथन में ऑलरेडी लिस्ट है जिसके अंदर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं और ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, तो फिर हम numpy एरे क्यों यूज करते हैं? हम लिस्ट क्यों नहीं यूज करते डेटा साइंस में? तो इसके कई सारे रीजंस हैं। इसका सबसे पहला रीजन तो ये है कि जब आप लिस्ट और numpy एरे को कंपेयर करेंगे, तो लिस्ट विल टेक मोर साइज देन numpy एरे। तो ये जब छोटा अमाउंट ऑफ डेटा है, सपोज करो आपके पास में 50, 100, 1000 ऑफ रिकॉर्ड है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट आप सोच के देखो, जब आपके पास 10,000 रिकॉर्ड्स हैं, जब आपके पास मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, तब अगर आप लिस्ट पे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, लिस्ट फिर आपका स्लो रहेगा और टाइम भी ज्यादा, साइज भी ज्यादा यूज करता है। numpy एरे साइज भी कम लेता है लिस्ट की अपेक्षा में, और numpy एरेज फास्टर भी होता है, यानी कि डेटा को प्रोसेस करना भी फास्टर होता है numpy एरे के थ्रू इंस्टेड ऑफ लिस्ट। दूसरा, अगर आपको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊं, जैसे सपोज करो मेरे पास में एक लिस्ट है, तो ये तो रहा कि इसका numpy एरे का साइज कम होता है लिस्ट के कंपेयर में, और फास्टर भी रहता है numpy एरे लिस्ट के कंपैरिजन में, इसलिए हम लोग numpy एरे यूज करते हैं।
दूसरा प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर हम देखें तो मान लो मेरे पास एक लिस्ट है, इसमें मेरे पास 2 है, 4 है, 6 है, 3 वैल्यूज हैं। एक अनदर लिस्ट है मेरे पास, इसमें मेरे पास में सपोज करो 3 है, 5 है और 8 है। यू कैन assume like these are two columns I have. One column is X and second column is Y. In data science, it is very common to perform mathematical operations between two columns. It can be any kind of operation. अगर हम लिस्ट पे काम करते हैं तो लिस्ट के बीच में हम इस तरीके के ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते। मैं x इंटू वाई नहीं कर सकता, x डिवाइडेड बाई वाई नहीं कर सकता। अगर मैं x प्लस वाई करूंगा तो ये इनके बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं होगा, ये इन दोनों को कॉन्केटिनेट कर देगा, इन दोनों लिस्ट को कॉन्केटिनेट करके एक नई लिस्ट हमको क्रिएट करके देगा। तो हम ऐसा कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते दो लिस्ट के बीच में। अगर हम डेटा को दो लिस्ट में लेके चलते हैं तो फिर हम इस तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इवन आपने देखा होगा कि लिस्ट के पास में मैथमेटिकल फंक्शंस भी नहीं होते जिससे मैं अपना एवरेज ऑफ डेटा निकाल सकूं, मोड ऑफ डेटा निकाल सकूं, या स्टैंडर्ड डेविएशन, कोवेरियंस, इस तरीके के भी ऑपरेशंस नहीं होते। तो लिस्ट हमारी स्लो होती है, स्पेस भी ज्यादा यूज करती है, और हम लिस्ट के साथ में मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते। यहीं अगर हम एरे को देखें तो एरे फास्टर होता है लिस्ट के कंपैरिजन में, एरे कम स्पेस लेता है लिस्ट के कंपैरिजन में, और हम दो एरे के बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहीं अगर हम इसको एरे में कन्वर्ट करें, अभी हम एरे पढ़ेंगे बट तब तक के लिए अगर हम इसी डेटा को 2,4,6, ये एरे 1 हुआ, ये आपका एरे 2 हुआ, इसमें है आपके पास में 3,5,8, ठीक है। अब अगर हमारे पास में दो एरे हैं तो हम इनके बीच में कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। हम इनटू कर सकते हैं, हम प्लस कर सकते हैं, हम माइनस कर सकते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं। सो 2 into 3 6, 4 into 5 20 एंड 6 into 8 48। हम ये लिस्ट के बीच में नहीं कर सकते, हम ये एरे के साथ में ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते। तो ये सारे रीजंस की वजह से हम लिस्ट यूज नहीं करते डेटा साइंस में, हम नंपाई एरे यूज करते हैं। नंपाई एरे फास्टर होते हैं, स्पेस भी कम लेते हैं, एंड हम आसानी से मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाते हैं। इसलिए हम लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर डेटा साइंस में यूज नहीं करते। डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं नंपाई एरे। क्या ये सबको क्लियर है? ओके सर। यस सर। एक सेकंड रुको। ओके सॉरी। तो हमको एक चीज समझ आई, हमको ये समझ में आया कि भाई हमको नंपाई मॉड्यूल स्टार्टिंग में क्यों पढ़ना है। हमको दूसरा समझ में आया कि हम लिस्ट की जगह पे नंपाई एरे क्यों यूज करते हैं। इसका मतलब हमको सबसे पहले जो स्टार्ट करना है वो नंपाई एरे से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो नंपाई में तीन तरीके के एरे होते हैं। एक 1D जिसे वेक्टर्स बोलते हैं, यानी कि वन डायमेंशनल एरे, ठीक है। नॉन डायमेंशनल एरे क्रिएट करने के लिए नंपाई के पास में एक एरे नाम का प्री डिफाइंड फंक्शन है। हम यहाँ अपना डेटा पास करेंगे एंड इट विल क्रिएट ए
numpy array. दिस इज वन डायमेंशनल एरे. अब कैसे मेक श्योर करें कि ये वन डायमेंशनल है? हमारे पास एरे की प्रॉपर्टी गेट करने के लिए एक एंडम प्री डिफाइंड वेरिएबल है, जिससे हम किसी भी एक प्री डिफाइंड एरे की डायमेंशन गेट कर सकते हैं. तो ये हमको क्या रिटर्न कर रहा है? वन. दैट डज मीन दिस एरे इज वन डी एरे. ऐसे ही हमारे पास में इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है डी टाइप, जिससे हम एरे की डेटा टाइप चेक कर सकते हैं. अब यहां आप देखेंगे तो एरे का जो डेटा टाइप आ रहा है वो आप इंट 64 आ रहा है. अब आप कहेंगे ये 64 क्या है? तो 64 यहाँ रिप्रेजेंट करता है इंटीजर की बिट साइज को. ठीक है, इंटीजर का बिट का जो साइज बाय डिफॉल्ट यहाँ यूज होता है वो 64 बिट यूज होता है. तो ये इंटीजर के बिट साइज को यहाँ रिप्रेजेंट करता है. ARR वन ऑफ शेप. शेप आपको ये बताता है वन डी एरे में कि उसमें कितनी वैल्यूज हैं. अगर ये टू डी एरे होता तो ये बताता कि इसमें कितनी रो और कॉलम्स हैं. अभी के लिए इसमें कितनी वैल्यूज हैं? 4 वैल्यूज हैं. इसलिए हमारे पास एक शेप वेरिएबल भी है जिससे हम एक एरे की शेप गेट कर सकते हैं. अब यहां मैं आपको एक चीज और समझाता हूं वन डी एरे से रिलेटेड. एंड दिस इज नॉट फॉर वन डी एरे से रिलेटेड, दिस इज फॉर even will apply for 2D array and 3D array as well. अगर आप एक एरे की प्रॉपर्टी से फेमिलियर हैं तो आपको ये चीज पता होगी कि एरे कैन स्टोर ओनली होमोजीनियस डेटा. जब मैंने आपको पाइथन पढ़ाया तब हमने लिस्ट पढ़ा था, तो मैंने आपको वहां बताया था कि हम एरे की जगह पाइथन में नॉर्मली लिस्ट क्यों यूज करते हैं. क्योंकि हमारे पास पाइथन एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग है. हम डेटा टाइप स्पेसिफाई नहीं कर सकते किसी भी वेरिएबल का. बट इनिशियली हम जिस तरीके की वैल्यूज देते हैं तो वो उस तरीके का टाइप उसको असाइन करता है. तो मैंने वहां आपको बताया था कि लिस्ट में हम टाइप नहीं बता सकते एरे का, और एरे की प्रॉपर्टी होती है कि एरे कैन स्टोर ओनली होमोजीनियस डेटा. आप एरे में हेट्रोजीनियस डेटा नहीं रख सकते. तो इसलिए हम यहाँ टाइप नहीं बता सकते किसी भी एरे का कि ये एरे इंटीजर डेटा रखेगा या फ्लोट डेटा रखेगा या इस टाइप का डेटा रखेगा. उसमें किसी भी तरीके का डेटा हो सकता है. तो जब हम टाइप नहीं बता सकते, जब किसी भी तरीके का डेटा हो सकता है, तो फिर एरे हम डिफाइन नहीं कर पाते बाय डिफॉल्ट पाइथन में. एक मॉड्यूल एरे उसके थ्रू डिफाइन कर पाते हैं, इसीलिए हम लोग लिस्ट यूज करते हैं. तो लिस्ट के अंदर आप हेट्रोजीनियस डेटा और हेमोजीनियस डेटा दोनों तरीके का डेटा रख पाते हैं. पर अब हम आज फिर से एरे पे लौट के आए हैं, यानी कि जब नंपाई हमने स्टार्ट किया तो आज हम फिर से एरे पे आए. अब रूल तो यहाँ भी यही अप्लाई होता है कि एरे में सिर्फ और सिर्फ होमोजीनियस डेटा, होमोजीनियस मतलब सेम टाइप का डेटा ही स्टोर हो सकता है. तो क्या इसका मतलब मैं इस एरे के अंदर एक हेट्रोजीनियस डेटा नहीं रख सकता? तो क्या इसका ये मतलब है कि मैं इसके अंदर कोई फ्लोट वैल्यू नहीं रख सकता अगर इसमें इंटीजर वैल्यू रखी है? अब देखो होता क्या है कि ये आपको रखने से मना नहीं करता. अगर आप इसमें फ्लोट वैल्यू रखोगे तो ये आपको कोई एरर नहीं देगा. पर जब आप इस एरे को प्रिंट करोगे तब आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है इनिशियली. तो जब आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे ये 3 पॉइंट है. 3 पॉइंट एक्चुअली दिस इज 3.0, 4.0, 5.0, 6.0. तो हुआ क्या कि सारी जो इंटीजर वैल्यूज थी वो भी फ्लोट में कन्वर्ट हो गई. और इस तरीके से इनिशियली उसने सारी वैल्यूज को एक ही डेटा टाइप में कन्वर्ट किया और फिर स्टोर किया. अब सारी वैल्यूज का जो टाइप है वो फ्लोट है. अब अगर आप अपने एरे का टाइप चेक करोगे डी टाइप, तो अब ये इंटीजर नहीं दिखाएगा. अभी देखो क्या दिखा रहा है? फ्लोट डेटा टाइप. तो अगर मैं एक्सटर्नली अपने एरे में हेट्रोजीनियस डेटा रखता भी हूं तो एरे क्या करेगा? उन सबको एक ही टाइप में कन्वर्ट कर देगा और फिर उसको इनिशियली स्टोर करेगा. तो अगर हम 3.0 लिखेंगे तब भी उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा डेटा पे. एंड दैट्स हाउ इट इज स्टोरिंग द वैल्यूज एज होमोजीनियस. अब एक और चीज देखते हैं. मान लो इसी डेटा में, ये तो चलो इंटीजर और फ्लोट था, पर अगर मान लो मैंने इसमें स्ट्रिंग डेटा रख दिया एबीसी, अब क्या होगा? तो अब क्या इंटीजर एबीसी में कन्वर्ट हो सकती है? डायरेक्टली तो नहीं, टाइपकास्टिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते. फ्लोट कन्वर्ट हो सकता है स्ट्रिंग में, डायरेक्टली नहीं कन्वर्ट हो सकता. कॉमा लगाते हैं, सॉरी. क्या एबीसी 3-4 में कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि इंटीजर में कन्वर्ट हो सकता है? नहीं. 3-4 डायरेक्टली नहीं हो सकता लेकिन कन्वर्ट हो सकता है. कोटेशन मार्क्स में रख लेंगे तो
89.4 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली नहीं, लेकिन कोटेशन मार्क्स में रखें तो स्टोर हो सकता है। लेकिन एबीसी इंटीजर में और फ्लोट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, लेकिन फ्लोट और इंटीजर को अगर कन्वर्ट करें तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो सकता है। तो जब आप एरे को प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे कि हर वैल्यू कोटेशन मार्क्स के अंदर चली गई है, यानी कि सारी की सारी वैल्यूज अब एक स्ट्रिंग डेटा टाइप की तरह कंसीडर हो रही है। 3B, 4B, 5B, 6B, 89.4B और एबीसी भी, सारी वैल्यूज अब स्ट्रिंग की तरह ट्रीट हो रही हैं। तो अगर हम होमोजीनियस डेटा हेट्रोजीनियस डेटा रखते हैं एक एरे में, तो इनिशियली वो उसको होमोजीनियस में कन्वर्ट करता है और उसके बाद ही स्टोर करता है। तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। ये 1D एरे में, चाहे वो 2D एरे है, चाहे वो 3D एरे, किसी भी तरीके का एरे है, ये सब पे अप्लाई होता है। ओके, तो सर एक क्वेश्चन था। तो यहाँ पे जैसे हम लोग लास्ट में स्ट्रिंग डाटा टाइप दिया है, हम्म। तो मीन्स ऐसे एरे में जो भी एंड में आएगा तो नहीं, वही एंड वो से उसे मतलब नहीं है। यही तो तभी तो मैंने आपको बताया कि क्या एबीसी को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं इसके पीछे अगर मान लो 90 रखता हूं तो फिर वो इंटीजर में जाएगा, नहीं ना। एबीसी इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो सकता प्रजीत, ये सोच के देखो एक बार ध्यान से। ओके ओके 90 समझ। स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो सकता है। आप सोच रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? 90 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन एबीसी को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि इन सबको इंटीजर में रखा जा सके, स्ट्रिंग में ही रखा जा सकता है। ओके, थैंक यू थैंक यू। तो सर फिर इस तरीके से तो हम इस लिस्ट पे, इस मतलब एरे पे कोई ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे डायरेक्टली नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। जिसमें हमको ए बी वैल्यू सी हो। अगर एक भी वैल्यू अगर जो हमारी स्ट्रिंग टाइप है, दैट तो मीन्स उस पे हम कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर नहीं सकते। कर सकते। हमारा पूरा का पूरा जो कॉलम का टाइप रहेगा वो फिर स्ट्रिंग रहेगा, तो हमको उसमें से उस वैल्यू को हटाना पड़ेगा। ये डेटा क्लीनिंग में आता है। तभी मैंने आपसे कहा कि हम 70 to 80% अपना जो टाइम स्पेंड करते हैं वो डेटा क्लीनिंग पे करते हैं। तो अगर मान लो पूरा का पूरा कॉलम, जैसे तुमने कहा इंटीजर है, उसमें एक वैल्यू स्ट्रिंग रखी हुई है, तो उसकी वजह से वो कॉलम इंटीजर नहीं होगा, फिर हम उस पर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। तो सर रियल टाइम सिनेरियो में जहाँ पे जैसे कि आपने बताया था मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे, कुछ होगा, तो हम्म। उस केस में हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि यार ये मेरी वैल्यू फंक्शंस स्ट्रिंग होते हैं है। हमारे पास में वैल्यूज ढूंढने के, नहीं तो कोड लिखते हैं हम लोग वैल्यूज ढूंढने के लिए। अच्छा, जो जब हमें आप यू सिंगल वैल्यू आइडेंटिफाई करके बता देगा कि दिस इज हाँ, स्ट्रिंग जो कि अच्छा। नॉट ठीक। स्ट्रिंग बट वैल्यू को ढूंढेंगे कैसे? उसके लिए या तो हमारे पास में यूनिक फंक्शन होता है, यूनिक लगाएंगे, वैल्यू उसमें आ जाएगी। नहीं आएगी तो एक सिंपल कोड लिख देंगे। बहुत सारे तरीके हैं प्रोग्रामिंग में। मतलब पहले हमें इसको फिक्स ही करना पड़ेगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है सर। वो मैं सिखाऊंगा आपको प्रैक्टिकली, हमारे पास ऐसा डेटा है, चिंता मत करो उसकी। तो अब बात करते हैं 2D एरे की। 2D एरे यानी कि 2 डायमेंशनल एरे। तो हमने 1D पे तो काफी काम किया है, क्योंकि हमने लिस्ट पे ऐसा काम किया, लेकिन 2D पे हमने काम नहीं किया है। तो 2D एरे वो होता है जिसमें 2 डायमेंशन होती है, जैसे कि मल्टीपल लिस्ट को मिला के आप एक लिस्ट बनाए, उसे आप 2D कह सकते हैं। उसी तरीके से मतलब, यानी कि जब हमारे पास मल्टीपल रो और मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, जैसे कि हम एक पूरा का पूरा डेटा लोड कर रहे हैं एक CSV फाइल से या एक एक्सेल फाइल से, तो ऐसे डेटा को हम 2D डेटा बोलते हैं। तो 2D डेटा का जो 1D डेटा में तो आपको पता ही है कि इंडेक्स बेस्ड डेटा स्टोर होता है, और इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। तो ये 0 पे है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। नेगेटिव इंडेक्सिंग भी वही रहती है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, -4, -5, इस तरीके से -6 और -7। तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग, नेगेटिव इंडेक्सिंग सेम लिस्ट की तरह ही होता है। अगर हम एक 2D एरे की बात करें, तो 2D एरे में भी इंडेक्सिंग होती है। मान लो ये एक 3x3 2D एरे है,
जिसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम है, तो ये 0 रो रहेगी, ये 1 रो रहेगी और ये 2। ये 0 इंडेक्स कॉलम रहेगा, ये 1 इंडेक्स कॉलम रहेगा और ये 2 इंडेक्स कॉलम रहेगा। तो यहाँ जो वैल्यू रखेगी उसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे? 0 रो 0 कॉलम, 0 रो 1 कॉलम, ठीक है, एंड 0 रो 2 कॉलम। तो ऐसे 0,0, 0,1, 0,2 ये कोऑर्डिनेट रहेंगे इसके। इसके क्या रहेंगे? 1 रो 0 कॉलम, 1 रो 1 कॉलम, 1 रो 2 कॉलम। इसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे? 2,0, 2,1 एंड 2,2। ऐसे कोऑर्डिनेट्स बनते हैं। तो यानी कि यहां से कोई वैल्यूज पिकअप करनी होगी तो मैं कैसे स्पेसिफाई करूंगा कौन सी रो है और कौन सा कॉलम है? यहां से कोई वैल्यू सेलेक्ट करनी होगी तो कैसे बताऊंगा कौन सी रो है कौन सा कॉलम है? तो रो भी आप देखेंगे 0 से स्टार्ट हो रही है और आप देखेंगे कॉलम भी 0 से स्टार्ट ही हो रहा है। यहाँ ये भी आता है -1, -2 एंड -3, मतलब -1 वाला कॉलम, -2 वाला कॉलम एंड माइनस। यहाँ भी आता है -1, -2 एंड -3। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों जगह रहता है, 1D हो चाहे 2D हो, किसी भी तरीके का एरे हो, दोनों में रहता है। अब देखो, तो 2D एरे कैसे क्रिएट करेंगे? वही सेम एरे फंक्शन। मैंने आपको क्या बताया था? मल्टीपल लिस्ट अगर हम एक लिस्ट के अंदर स्टोर करें तो वो एक 2D एरे की तरह ट्रीट होगा। तो ये पहली लिस्ट हो गई, ये दूसरी लिस्ट हो गई, ये तीसरी लिस्ट। हर एक लिस्ट एक रो को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे हर एक लिस्ट किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एक रो को। और हर एक रो के अंदर हम अपने कॉलम से स्टोर कर रहे हैं। तो हम जब इसको प्रिंट करेंगे ARR2 को, तब आप देखोगे कि ये एक 2D एरे है। ये पहली रो, ये दूसरी रो और ये तीसरी रो। ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। अब अगर हम ARR2 का डायमेंशन चेक करें ndim के थ्रू, तो ये हमें बताएगा कि ये एक 2D एरे है। यहीं अगर हम ARR2 का शेप चेक करें तो ये अब हमें बताएगा कि ये एक 3x3 एरे है, यानी कि 3 रो हैं और 3 कॉलम है। अब यहां एक चीज और समझते हैं। जब आप 2D एरे बना रहे हैं तो 2D एरे में क्या होता है कि हर रो के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स आपके इक्वल होने चाहिए, तभी वो 2D एरे की तरह ट्रीटेड होगा। अदरवाइज वो 2D एरे की तरह ट्रीटेड नहीं होगा। जैसे यहां आप देखेंगे तो मैंने हर रो में नंबर ऑफ कॉलम्स को इक्वल लिया है। अगर मैं किसी भी रो में नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ा देता हूं या फिर घटा देता हूं कंपेयर टू अदर रो, जैसे आप पहली 2 लिस्ट को देखेंगे तो उसमें 3-3 वैल्यूज हैं, लास्ट वाली को देखेंगे तो उसमें 4 वैल्यूज हैं। अगर मैं अब इसको एक 2D एरे की तरह ट्रीट करना चाहूं तो आप देखेंगे कि ये हमको एक एरर दे रहा है। क्या कह रहा है? पुराने जो नमपाई के वर्जन्स हुआ करता था, ठीक है, अभी अपडेट जब से हुआ है तब से ये एरर देने लगा है, पर पुराने वर्जन में ये वार्निंग देता था और इस एरे को एक 1D एरे की तरह ट्रीट करने लगता था, पर अब ये एरर देता है और अब ये क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, द डिडक्शन शेप ऑफ 3, इसमें सबका जो शेप है वो 3 नहीं है, यानी कि इसकी तरह इसकी तरह। तो ये एक 2D एरे की तरह ट्रीटेड नहीं होगा और ना ही ये आपको क्रिएट करेगा। अभी नए वर्जन्स में एरर देने लगा है, वरना पहले वार्निंग देके छोड़ देता था, लेकिन वो 2D फिर भी नहीं होता था, वो एक 1D की तरह ट्रीटेड होता था। तो एक चीज आपको जो याद रखनी है वो ये है कि 2D एरे क्रिएट करने के लिए हर रो के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि 3 कॉलम है तो 3 ही रो होनी चाहिए। रो आपकी कितनी भी हो सकती है, पर जरूरी ये है कि हर रो के अंदर अगर 3 कॉलम आप ले रहे हैं तो फिर 3 ही आप लेंगे। फिर आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक में 4 कॉलम ले लिए, एक में 5 ले लिए या एक में 2 ले लिए। ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। अगर अब आप शेप चेक करेंगे तो ये आपको 4, यानी कि 4 रो हैं और 3 कॉलम्स हैं।
तो पहली वैल्यू रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ रो को और दूसरी वैल्यू रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ कॉलम्स को। अब हम इसमें से इंडेक्सिंग कैसे करेंगे, स्लाइसिंग कैसे करेंगे, वो भी हम आगे देखेंगे 1D पे, 2D पे, 3D पे। पहले हम तीनों तरीके का एरे समझ लेते हैं, कैसे हम लोग इसको क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद हम इस पे इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करना सीखेंगे। ये क्लियर है सबको? यस सर। हाँ सर। यस सर। अब 3D एरे की बात करते हैं। 3D एरे का एक विजुअल आपके दिमाग में सेट करने के लिए मैं आपको एक गूगल पे इमेज दिखाता हूं। तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि एग्जैक्टली 3D एरे होता क्या है। तो जब आप यहां पे देखेंगे तो बहुत सारी इमेज हैं, किसी को भी आप ले सकते हैं। इसको लेते हैं, ये आसानी से दिखा रहा है। 1D एरे मैंने आपको बताया कि जिसमें एक ही डायमेंशन होती है। आप देखेंगे इसमें कोई दूसरी डायमेंशन नहीं है, एक ही डायमेंशन है। तो अगर आप इसको एक डेटा सेट के नजरिए से देखें, एक एक्सेल या एक CSV फाइल के नजरिए से, तो जो एक रो है या जो एक कॉलम है आपका, उसे आप 1D एरे बोलते हैं। ठीक है? तो ये जो सिंगल रो या सिंगल कॉलम है वो आपका 1D एरे की तरह ट्रीटेड होता है। तो जब हम एक CSV फाइल को रीड करेंगे, CSV फाइल में से एक कॉलम रीड करेंगे, वो एक जो सिंगल कॉलम होगा वो एक 1D एरे की तरह काम करेगा। यानी कि आज जो ऑपरेशन करना मैं 1D एरे पे सीखूंगा, द सेम ऑपरेशंस आर गोइंग टू परफॉर्म ऑन ए रो और ऑन ए कॉलम। इसलिए मैंने कहा कि NumPy फाउंडेशन क्रिएट करता है आगे के लिए, और यही रीजन है कि हम NumPy स्टार्टिंग में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जब हम पूरी की पूरी CSV फाइल को या एक्सेल फाइल को या किसी टेबल से जो डेटा हमने रीड किया उसको देखेंगे, जिसमें मल्टीपल रो और मल्टीपल कॉलम्स होंगे, तो वो एक 2D डेटा की तरह ट्रीट होता है, जो कि हम नॉर्मली यूज करते हैं 1D और 2D। 3D हम इतना नॉर्मली यूज नहीं करते। 3D आता है जब आप इमेज और इस सब में जाते हैं। अगर आप 3D डेटा को देखेंगे तो 3D डेटा है क्या, यानी कि 2D डेटा को जब आप मल्टीपल टाइम्स स्टोर करेंगे तब वो 3D बनता है। तो इसमें तीसरी डायमेंशन क्या है, इसको बोलते हैं मैट्रिक। तो पहली डायमेंशन होती है इसमें नंबर ऑफ रो, दूसरी डायमेंशन होती है नंबर ऑफ कॉलम, और तीसरी डायमेंशन होती है नंबर ऑफ मैट्रिक। इसलिए इसको 3D बोलते हैं। तीसरी डायमेंशन कौन सी होती है, नंबर ऑफ मैट्रिक। यानी कि 2D की कितनी सारी मैट्रिक हैं इसमें। 2D एरे की 3 मैट्रिक्स हैं, 2D एरे की 3 मैट्रिक्स हैं, 4 मैट्रिक्स हैं, 5 मैट्रिक्स हैं। दैट इज योर थर्ड डायमेंशन। फर्स्ट डायमेंशन क्या है, नंबर ऑफ रो। सेकंड डायमेंशन क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। तो अगर सिर्फ नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम है तो वो एक 2D एरे है। लेकिन जब उसमें नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, और जैसे ही हम उसमें नंबर ऑफ मैट्रिक ऐड कर देते हैं तो फिर वो बन जाता है 3D एरे। सो 3D एरे कुछ नहीं है, 3D एरे बस 2D मल्टीपल 2D एरे का कॉम्बिनेशन है। तो जब मल्टीपल 2D एरे को हम स्टोर करते हैं तब फिर वो एक 3D एरे हमें बना के देता है। इससे आपको ये समझ में आता है कि 3D एरे एक्चुअल में है क्या। अब देखते हैं कि हम 3D एरे कैसे बनाएंगे। तो 3D एरे को समझने के लिए कि एग्जैक्टली हम इसको कैसे बनाएंगे, आपको थोड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट्स का फंडा समझना है। ठीक है, उसको ध्यान से देखना है। वैसे हम नॉर्मली कम बनाते हैं, हम जब डेटा लोड करते हैं तो उसमें से हमें 2D 3D ऑटोमेटिकली मिलता है, बट फिर भी अगर हम बना रहे हैं तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले एक स्क्वायर ब्रैकेट सारे आइटम्स को इनक्लोज करने के लिए। ठीक है, 1 मिनट रुको, कोई गेट पे है, मैं भी आ रहा हूं।
तो 3D एरे के लिए सबसे पहले एक स्क्वायर ब्रैकेट जिसमें हम लोग सारी की सारी मैट्रिक्स को इनक्लोज करेंगे। नाउ हर एक मैट्रिक के लिए एक एक और स्क्वायर ब्रैकेट, यानी कि ये पहली मैट्रिक को रिप्रेजेंट करता है, ये दूसरी मैट्रिक को, और ये तीसरी को। जितनी भी मैट्रिक आपको बनानी है, अगर 4 बनानी है तो 4 स्क्वायर ब्रैकेट, अगर 3 बनानी है तो 3, जितनी भी आपको मैट्रिक बनानी है हर एक मैट्रिक के लिए एक स्क्वायर ब्रैकेट। अब नाउ मैट्रिक है क्या? मैट्रिक है 2D एरे, जैसे कि ये है। और हर 2D एरे में क्या होता है? नंबर ऑफ रो। और हर रो को लिए हम क्या लेते हैं? एक और स्क्वायर ब्रैकेट। तो पहली रो, दूसरी रो और तीसरी रो। आप इसमें 4 रो भी ले सकते हैं, कितनी भी ले सकते हैं। पर इसमें भी एक रूल आपको याद रखना है कि हर मैट्रिक का शेप एक जैसा होना चाहिए। मतलब अगर मैं पहली मैट्रिक में 3 रो ले रहा हूं तो दूसरी मैट्रिक में भी मुझे 3 ही रो लेनी है, तभी वो 3D बनेगा। और यहाँ ये भी याद रखना है कि अगर पहली मैट्रिक की पहली रो में 3 कॉलम है तो फिर हर रो के अंदर उतने ही नंबर ऑफ कॉलम रहेंगे। अगर हमारे पास डेटा कभी नहीं होता है स्टोर करने के लिए, तो हम उस डेटा की जगह पे मिसिंग डेटा स्टोर करते हैं, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं नल से या नैन से, ठीक है, या नन से, कई सारी चीजों से, वो देखेंगे अभी हम लोग। लेकिन हम उसको खाली नहीं छोड़ सकते। तो मैंने यहाँ पे मैट्रिक बनाई, हर मैट्रिक के अंदर नंबर ऑफ रो ली। अब हम इसमें वैल्यू रखते हैं 1, 2, 3। मैं तीन तीन वैल्यूज ले रहा हूँ, 4, 5, 6, 7, 8, 9। पहली मैट्रिक कंप्लीट हुई। अब दूसरी की बात करते हैं। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 एंड 27। अब जब आप इसको रन करेंगे, जब आप ARR3 को प्रिंट करेंगे, तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये 3 2D एरे हैं। पहला 2D एरे, दूसरा 2D एरे और तीसरा 2D एरे। इसी को हम लोग 3D एरे बोलते हैं। अब आप इसका अगर एंडिम चेक करेंगे तो ये आपको 3 रिटर्न करेगा, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल एरे है। अगर अब आप इसकी शेप चेक करेंगे तो ये आपको बताएगा 3, 3, 3। यानी कि 3 रो, 3 कॉलम और 3 मैट्रिक। अगर मान लो मैं इसमें से किसी भी एक मैट्रिक के अंदर एक रो बढ़ा देता हूं, मैं आपको दिखा रहा हूं, मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसा होता नहीं है। जैसे यहां पर मैंने एक और रो ऐड कर दी, यानी कि पहली मैट्रिक में 4 रो हैं, बाकी सब में 2 हैं। तो आप देख सकते हैं एरर आई, ये क्रिएट नहीं हो पाया, ये पॉसिबल नहीं है, 3D एरे नहीं क्रिएट होगा। अगर मैंने एक रो में नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ा दिए, बाकी में सब में 3 3 है, इसमें एक में 4 कर दिए, तब भी आप देख सकते हैं कि ये क्रिएट नहीं होगा। तो 3D एरे तभी ट्रीटेड होगा जब नंबर ऑफ रो और कॉलम्स हर एक मैट्रिक के अंदर एक जैसे हैं। क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो मैट्रिक है इन सबका शेप एक जैसा ही है, तभी तो नंबर ऑफ रो जो आप बोलेंगे वो हर एक मैट्रिक के लिए सेम रहेगा। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ नंबर ऑफ रो 3 है, तो मान लो अगर इसमें 3 हुए, इसमें 4 हुए, इसमें 5 हुए, तो फिर आप कैसे कॉमनली कहेंगे? नंबर ऑफ रो नीड्स टू बी इक्वल इन ईच मैट्रिक, देन द ओनली वन वैल्यू विल रिप्रेजेंट दैट नंबर ऑफ कॉलम एंड देन नंबर ऑफ मैट्रिक। हाँ, ये हो सकता है कि भाई हमको मैट्रिक 3 रखनी है, सब में हम 4 4 रो रख रहे हैं, या सब में 4 4 कॉलम रख रहे हैं, ये डेफिनेटली हो सकता है। मैं इसमें एक एक रो और बढ़ा देता हूँ सब में, 1, 1, 1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या वैल्यू रख रहे हैं अभी के लिए। पर अगर हम ये सब में बढ़ाते हैं तो फिर ये हमारे लिए डेफिनेटली काम करेगा। ठीक है, अब जब हम इसको रन करेंगे तो आप देखो कोई एरर आई नहीं। अब देखेंगे हर मैट्रिक के अंदर 4 रो हैं, डायमेंशन अभी भी 3 है, पर अब नंबर ऑफ रो 3 है, सॉरी नंबर ऑफ मैट्रिक 3 है, नंबर ऑफ रो 4 है, नंबर ऑफ कॉलम आपके 3 है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे ताकि आपको आसानी रहे समझने में। फर्स्ट रिप्रेजेंट करता है मैट्रिक को,
ठीक है, M फॉर मैट्रिक, दूसरा रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रो को, R फॉर रो, एंड तीसरा रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को, C फॉर कॉलम। ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो 1D एरे कैसे बनाएंगे, 2D एरे कैसे बनाएंगे, 3D एरे। 1D एरे क्या है, 2D एरे क्या है, 3D एरे क्या है? 3D एरे मल्टीपल 2D एरे का कॉम्बिनेशन है। अब अगर हमको इतना समझ में आ गया है तो अब हम इन तीनों एरे पे इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग समझते हैं। किसी का कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है अभी तक? सर हमारे तीनों मैट्रिक्स में सेम होने चाहिए आरती बहुत स्लो है आपकी आवाज, थोड़ा सा। सर हमारे तीनों मैट्रिक्स में सेम होने चाहिए रो और कॉलम्स बिल्कुल दोनों ही। बिल्कुल, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए, तभी वो 3D एरे बनेगा। ओके सर। तो एरे 1 से स्टार्ट करते हैं, यानी कि 1 डायमेंशनल एरे से। मैं इसमें कुछ वैल्यूज और ऐड कर देता हूँ। इट इज गोइंग टू बी लाइक सेम जैसा हमने लिस्ट पे ऑपरेशन परफॉर्म किए थे। वैल्यूज इंडेक्स बेस्ड स्टोर होती हैं। कुछ पूछना है प्रियंका आपको? यस निशांत सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। सर मेरे को एरे का ये बताइए कि एरे ना हम डेटा में, बिग डेटा में हम कैसे काम करते हैं? लाइक अगर हमारे पास रोज और कॉलम्स बिग एज अ लाइक बिजनेस रिक्वायरमेंट हमारे पास डेटा नंबर ऑफ चंक्स है, राइट, बिग डेटा है, तो हम वहाँ पे एरे हम कैसे परफॉर्म करेंगे और एरे का क्या अप्रोच क्या होता है? मीन्स बिग हमें ये डेटा में कैसे एनालाइज करना, अगर हमें एनालाइज कैसे करना होगा कि हमें यहाँ पर एरे यूज करना है, इस डेटा पर परफॉर्म करना है, हम किस किस सिनेरियो में हम एरे यूज करते हैं? देखो, एरे जब भी डेटा की बात आती है हम नॉर्मली एरे ही यूज करते हैं, चाहे वो बिग डेटा हो चाहे वो डेटा साइंस हो। इसका रीजन यही है कि ये मेमोरी कम लेता है, ठीक है, फास्ट होता है जब आप सिंगल मशीन पे काम कर रहे हैं तो। और जहां आप ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा की बात कर रहे हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, बिग डेटा में जैसे हम लोग डील करते हैं, तो नमपाई फास्ट होता है, साइज कम लेता है, हम नमपाई यूज करते हैं। नमपाई बिग डेटा में बहुत ज्यादा उतना यूज नहीं होता, क्योंकि जब बहुत ज्यादा लार्ज ऑब्जेक्ट्स होते हैं जहां आपकी सिस्टम रैम से भी एक्सीडेड हो जाता है, और जहां पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोसेसिंग की बात आती है, तब नमपाई में लिमिटेशंस आ जाती हैं, ठीक है। बट जब तक आप बिग डेटा में काम नहीं कर रहे, सिंगल थ्रेडेड पे हैं आप, ठीक है, तब तक के लिए नमपाई सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये आसानी से आपके ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस कर पाता है। पर जब आप बहुत ज़्यादा लार्ज डेटा सेट पे चले जाते हैं, जैसे आपने कहा बिग डेटा, जहाँ पैरेलल एग्जीक्यूशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है, तब फिर नमपाई में लिमिटेशंस आ जाती है। सर ये बिग जो डेटा में और फाइव में आता है लिमिटेशंस, तो फिर राइट? आपने देखा होगा बिग डेटा में एक डेस्क करके हमारे पास मॉड्यूल होता है, वहाँ एक एरे होता है, तो फिर वो हम लोग यूज करते हैं। या फिर पाई स्पार्क में एक हमारे पास वेक्टर्स करके रहता है, हम उसका यूज करते हैं, ठीक है, ऐसे अलग अलग हैं। तो फिर ये नमपाई वाला हम लोग एरे यूज नहीं करते अगर पाई स्पार्क को देखें, ठीक है। या फिर जहां हम लोग मल्टी थ्रेडिंग की, मल्टी प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है हमारे पास, तो वहाँ हम वेक्टर्स पे चले जाते हैं या फिर डेस्क ऑफ एरे पे चले जाते हैं, जहाँ, या फिर अगर जीपीयू वगैरह है तो एक सीयू पाइथन करके होता है। मतलब सिंटेक्स सबका सेम रहता है, बट वी हैव अदर अपॉर्चुनिटीज देयर। नमपाई की लिमिटेशन आ जाती है यहाँ। लेकिन जब तक आप नॉर्मली डेटा साइंस में काम कर रहे हैं एंड यू आर वर्किंग ऑन ए सिंगल थ्रेडेड मशीन, तो फिर नमपाई सबसे बेस्ट काम करता है। अच्छा, क्योंकि मैं पाइस पर डील करती हूँ इसलिए मैं इसको रिलेट नहीं कर पा रही थी, तो अब हाँ, समझ आ गया।
और Yes. कोई कुछ पूछ रहा था? सर मैं ये कह रहा था कि ये जो आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए हैं 3D एरे के अंदर, एक हम्म। दो तीन है, अगर इसमें से मतलब इतनों की जरूरत है या किसी को हम डिलीट करेंगे तो वो कुछ एरर देगा, अगर हम सिंगल रखते हैं तो? नहीं, बिल्कुल जरूरत है। अगर तुम एक को भी हटाओगे तो वो फिर ये हर एक ये जो है वो 2D एरे को रिप्रेजेंट करता है। ओके। अगर मैं इसमें से यहाँ हटा दूंगा इसको तो फिर ये 2D एरे कंप्लीट नहीं होगा, तो फिर यहीं पर मुझे एरर आ जाएगी। ठीक है, तो अच्छा, जो जितने हमने सबसे ओपन किए पहले उतने वाला है। क्लोज नहीं हुआ, जितने हमने ओपन किए उतने क्लोज नहीं हुए। अगर इसको हटा देंगे तो भी फिर ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये सब 1D एरे हो गए। अब ये 2D बना नहीं, ये बाकी के सब 2D बन गए। तो एक भी स्क्वायर ब्रैकेट को अगर हटाएंगे तो फिर वो 2D नहीं कंसीडर होगा। अब मल्टीपल 2D को मिला के तभी तो 3D बन रहा है। 2D एरे देखो कैसे बना रहे हैं, डबल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, यानी कि एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मल्टीपल रो ले रहे हैं, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, तब फिर वो एक 2D बन रहा है। तो यहाँ पर भी ध्यान से देखोगे तो यही तो किया है। इसके अंदर एक रो, दो रो, तीन रो और चार रो, तो फिर ये एक 2D एरे बना। ऐसे ही दूसरा 2D एरे, ऐसे ही तीसरा 2D एरे। तो बहुत सारे 2D एरे को मिला के तभी तो हमारा 3D एरे बन रहा है। तो सारे स्क्वायर ब्रैकेट्स का एक मीनिंग है यहाँ पे। ओके, तो मतलब बाहर वाला तो कंप्लीट उसका है और अंदर वाले 2D स्पेसिफिक है, हर 2D एक का स्पेसिफिक है, अपना है। बिल्कुल ओके। बिल्कुल। ठीक है ये सर। हर एक जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो मेरे मल्टीपल रो रखी है, ये हर एक 2D एरे को रिप्रेजेंट करता है। और मल्टीपल 2D एरे को रखने के लिए भी तो एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ये सबसे बाहर वाला उसके लिए है। हर एक रो यानी कि मल्टीपल रो को रखने के लिए, ताकि वो एक 2D बने, हमने एक ये बाहर वाला स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, ये वाला। ठीक है, इसके अंदर मल्टीपल रो रही, हर एक रो में डेटा स्टोर करने के लिए ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। अब मल्टीपल 2D एरे को रखने के लिए फिर एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, ऐसे ही ये स्क्वायर ब्रैकेट आ रहा है। ठीक है, यस सर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि डेटा हमारा 1D एरे में इंडेक्स बेस्ड, जैसे लिस्ट में इंडेक्सिंग होती है हमारे पास, उसी तरीके से रहता है। ये 0 होता है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, -1, -2, -3, -4, वही नेगेटिव इंडेक्सिंग है। सेम उसी तरीका से, और सेम उसी तरीके से पॉजिटिव इंडेक्सिंग। तो अगर मुझे वैल्यू निकालनी है किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स से, तो मैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग का यूज कर सकता हूँ। 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, फिफ्थ इंडेक्स पे 90 है। मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग का भी यूज कर सकता हूँ। मैंने स्पेसिफाई किया -3, -1, -2, -3, -3 पे 9 है। तो हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं वही सेम टू सेम लिस्ट की तरह, पॉजिटिव या इंडेक्सिंग नेगेटिव दोनों फॉलो करते हैं। स्लाइसिंग भी सेम तरीके से रहती है। अगर आपको स्लाइसिंग का सिंटेक्स याद है, मैं आपको आज बेसिक स्लाइसिंग सिखाऊंगा, एडवांस स्लाइसिंग में आपको अगले सेशन में सिखाऊंगा। इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से एडवांस स्लाइसिंग होती है 2D एरे में और 3D एरे में, वो हम अगले सेशंस में देखेंगे। पर अभी के लिए बेसिक स्लाइसिंग पे फोकस करेंगे। तो स्लाइसिंग का जो सिंटेक्स रहता है वो रहता है एरे का नाम, वही सेम टू सेम। फिर उसके बाद रहता है स्टार्ट, कॉलन्स, एंड या स्टॉप, एंड तीसरा रहता है स्टेप। यहाँ पे भी स्टार्ट आपका बाय डिफॉल्ट 0 है, ठीक है। एंड आपका बाय डिफॉल्ट +1 है, जैसे हमारे पास लिस्ट में हुआ करता था। और स्टेप भी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका, सॉरी एंड नहीं, एंड -1 है, एंड स्टेप आपका बाय डिफॉल्ट +1 है। एंड -1 का मतलब क्या है कि अगर मैं जब लिखता हूं कि मुझे फोर्थ इंडेक्स तक चाहिए तो वो थर्ड तक ही रिटर्न करता है, ये वो वाला कॉन्सेप्ट है। और स्टेप +1 का मतलब है कि बाय डिफॉल्ट स्टेप में +1 होता है, यानी कि 0 के बाद +1 करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप 1 आएगी, 1 में +1 करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप 2 आएगी, 2 में +1 करेंगे तो 3 आएगी। इट इज लाइक रेंज फंक्शन, आपको याद होगा अगर तो हमारे एरे का नाम क्या है, ARR1। मुझे स्लाइसिंग करनी है इंडेक्स नंबर 2 से लेके इंडेक्स नंबर 6 तक। तो 2 से स्टार्ट करेगा, मैंने स्टार्ट दिया है और एंड दिया है। एंड मेरा 6 है, तो हम जानते हैं एंड हमेशा एंड -1 रहता है, यानी कि वो मुझे फिफ्थ इंडेक्स तक ही वैल्यूज रिटर्न करके देगा। तो 0, 1 और 2 यहाँ से स्टार्ट करेगा, 5 से 2 इंडेक्स की वैल्यू देगा,
3 इंडेक्स की वैल्यू देगा, 4 इंडेक्स की वैल्यू देगा और 5 की, यानी कि हमें रिटर्न करेगा 5 से लेकर 90 तक। 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। तो जब हम इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं 5 है, 6 है, 89 है और 90 है। सेम टू सेम है। अगर स्टार्ट नहीं देंगे तो 0 से स्टार्ट करेगा। तो आई बिलीव ये आप रिलेट कर पा रहे होगे और आसानी से समझ पा रहे होगे। अगर हम एंड नहीं देंगे तो लिस्ट के एंड तक जाएगा, यानी कैरी के एंड तक जाएगा। स्टेप में भी सेम है। अगर मैं सपोज करो 2 से लेके स्पेसिफाई किया 10 और स्टेप दिया मैंने 2 2, तो 2 के बाद जाएगा 4, 4 के बाद जाएगा 6, 6 के बाद जाएगा 8, इस तरीके से। तो स्टार्ट करेगा 2 से, 2 के बाद जाएगा 4, स्टेप 2 2, 2 के बाद जाएगा 4, 4 के बाद जाएगा 6, तो 2 3 4, 2 के बाद में 6 आएगा, 6 के बाद में 90 आएगा एंड 90 के बाद 23 आएगा। इसी पे स्टॉप हो जाएगा क्योंकि -1 तक जा नहीं पाएगा। तो 0 1 2, हाँ 5 से स्टार्ट करेगा। 5 के बाद में जाएगा 89, 89 के बाद जाएगा 100, 100 के बाद जाएगा 43, 100 के बाद जाएगा 9, हाँ सॉरी 2 नहीं, 1 स्किप करेगा 9। ठीक है, तो 2 स्टेप्स। नेगेटिव स्लाइसिंग भी हमने देखा था। नेगेटिव स्लाइसिंग में अगर सपोज करो मैंने स्टार्ट किया -4 से -1 तक, तो लास्ट स्टेप एक्सक्लूडेड रहती है। -4 से स्टार्ट करेगा, 1 2 3 4, -4 से स्टार्ट करेगा, 23 देगा, 9 देगा, 43 देगा, 90 नहीं देगा क्योंकि लास्ट स्टेप हमेशा एक्सक्लूडेड रहता है। तो 23, 9 और 43 तक ही वैल्यूज रिटर्न होगी। इसको अगर हम उल्टा लिखते हैं, ARR1 ऑफ -1 से लेके -4, तो अभी के लिए हमको कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्टेप हमारी +1 होती है। तो -4 में जब आप +1 करते हैं तो -3 होता है, और -3 में +1 करते हैं तो -2 होता है, -2 में +1 करते हैं तो -1 होता है। तो वो -1 की तरफ जा रहा है। लेकिन -1 में जब हम लोग +1 करेंगे तो वो 0 होगा, -4 की तरफ नहीं जाएगा। इसलिए ये हमको कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे इस केस में स्टेप का नेगेटिव होना जरूरी है। वैसे भी मैंने आपको एक चीज, अगर आप पाइथन में आपको याद हो, मैंने आपको एक चीज रटने के लिए बोला था या याद रखने के लिए बोला था कि जब भी स्टेप आपकी बड़ी है आपके एंड से, स्टार्ट बड़ा है आपके एंड से, तो फिर आपका स्टेप का नेगेटिव होना जरूरी है, तभी आप एंड की तरफ जाओगे। -1 इज ग्रेटर देन -4। अगर आप माइनस नहीं करेंगे तो -4 की तरफ कैसे जाएंगे? आप प्लस करेंगे तो -4 की तरफ थोड़े जा सकते हैं, -1 से -4 की तरफ। माइनस माइनस करेंगे तभी तो -4 की तरफ जाएंगे, प्लस करेंगे तो -4 की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, -4 से -1 की तरफ अगर हमें जाना है, -4 छोटा होता है, -1 बड़ा होता है, तो छोटे से बड़े की तरफ अगर जाना है तो प्लस करना है, बड़े से छोटे की तरफ जाना है तो माइनस करना है। सिंपल सा रूल है। तब हम जब इसको रन करेंगे तो फिर हमको 90 देगा, 43 देगा और 9 देगा। -3 पर रुक जाएगा, -4 नहीं होगा क्योंकि एंड हमेशा एंड -1 रहता है। तो ये 1D एरे सेम उसी तरीके से काम करता है जैसे हम लोग लिस्ट पे काम करते थे, क्योंकि लिस्ट भी 1D होता है। यहाँ की इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग बिल्कुल सेम है। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है किसी का इसमें? फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि हमने कोई भी स्टार्टिंग कोई भी बीच वाला एलिमेंट दे दिया है, हमने स्टार्टिंग कोई भी बीच वाला एलिमेंट दे दिया और हमने एंड छोड़ दिया खाली नल, और स्टेप हमने माइनस में दिया है। तो फिर वो लिस्ट के लास्ट तक जाएगा। जैसे मान लो आपने कहा कि आपने स्टार्ट दिया, ठीक है, आपने स्टार्ट दिया 1 दिया, ठीक है, आपने एंड नहीं दिया और स्टेप दे दिया आपने 2, तो ये काम करेगा बिल्कुल। तो नहीं लिस्ट के सर, लास्ट। मैं ये पूछ रही हूँ जैसे हमने कोई भी, जैसे हम 5 लिया है, मैंने बीच में से एलिमेंट लिया है कोई भी स्टार्टिंग, हम्म और फिर मैंने एंड नहीं दिया है, 0 नल,
और मैंने स्टेप माइनस में दिया है। आपने 5 दिया है स्टार्ट, एंड नहीं दिया है, और हाँ जी स्टेप दिया है -1। हाँ जी सर। तो ये उल्टा चलता है ना उस केस में। अब देखो, तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। यहां से चलेगा। वैसे इसको तुम ऐसे समझो पहले कि अगर तुम ये भी नहीं देते तो ये आपके एरे को ट्रैवर्स कर देता है, यानी कि उल्टा कर देता है। तो फिर देखोगे तो ये 90 है, 43 है, यहाँ से लेके एंड तक जा रहा है। अब जब भी तुम जहां भी इसको ऐड करोगे ये वहां से स्टार्ट करेगा और उल्टा चलेगा। तो फिर आप देखेंगे ये यहाँ से 5th इंडेक्स से उल्टा चल रहा है, यानी कि 5 चला, फिर 89 चला, फिर 6 चला, फिर 5 चला, फिर 4 चला, फिर 3 चला। हमने एंड दिया नहीं है इसलिए पूरा का पूरा लास्ट तक गया। तो ये एक एक स्टेप कम कर रहा है, यानी कि फिर नेगेटिव साइड में चल रहा है। तो ये इस तरीके से काम करता है। अगर आप 5 नहीं देंगे तो ये स्टार्टिंग से चलता है पूरा लिस्ट को, यानी कि एरे को उल्टा करने के लिए। आपने स्टार्ट दिया तो ये फिर वहां से स्टार्ट कर रहा है, यानी कि 5th इंडेक्स है। तो इसलिए 90 आएगा, 89 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा। तो अब ये एडवांस वाली स्लाइसिंग ना मैं अगले सेशन में डिस्कस करूंगा, इसलिए इसको छोड़ दो अभी। अब हम बात करते हैं 2D एरे की। तो ये जो 2D एरे था हमारे पास में, हम इसी को लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि 2D एरे में ये आपकी 0 इंडेक्स की रो है, ये आपकी 1 इंडेक्स की रो है, और ये 2 इंडेक्स की रो है। ये 0 इंडेक्स का कॉलम है, 1 इंडेक्स का कॉलम है, और 2 इंडेक्स का कॉलम। हर रो और हर कॉलम एक इंडेक्स पे होता है, और इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। ये माइनस पे भी देखेंगे तो ये -1 है, -2 है, -3 है, ये -1 है, -2 है, -3 है। इस तरीके से नेगेटिव भी है यहाँ पे। तो अगर सपोज करो मुझे अब यहाँ से 7 पिकअप करना है, तो मैं कैसे बताऊंगा? पहले कौन सी रो है और कौन सा कॉलम है ये बताना है। तो 7 कौन सी रो में आता है? 1 में। तो रो हो गई 1, कॉमा ये कौन से कॉलम में है? 2 में। तो कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे 7 को गेट करने के? 1, 2। इस तरीके से अगर मान लो मुझे यहाँ पे 9 गेट करना है, तो 9 कौन सी रो में आ जाता है मेरा? सेकंड रो में, यानी कि थर्ड रो में, बट इंडेक्स के नजरिए से देखें तो सेकंड में। और कौन सा कॉलम है? ये 1 है। तो फिर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे? 2, 1। इस तरीके से आपको पहले कौन सी रो है और फिर कौन सा कॉलम है, तब हम उस पर्टिकुलर वैल्यू को गेट कर पाते हैं। तो 7 के लिए रो है हमारी 1 और कॉलम है हमारा 2, तो फिर आप देखेंगे 7 आया। 9 के लिए रो है हमारी 2 और कॉलम है हमारा 1, तो फिर हमारे पास 9 आया। तो ये तो हो गई इंडेक्सिंग। अब यहीं पे अगर 7 को मुझे नेगेटिव से अगर मान लो गेट करना है, तो फिर अगर नेगेटिव में आप देखेंगे तो फिर नेगेटिव में रो कौन सी आती है? -1 और -2। और कॉलम कौन सा आता है नेगेटिव में? -1 ही आ जाता है। तो फिर आप देखेंगे 7 रिटर्न करा। भाई रो को अगर देखेंगे तो ये -1 वाली रो है, ये -2 वाली रो है। 7 कौन सी रो में आता है? -2 वाली में। और अगर कॉलम को देखेंगे तो पहला ही कॉलम है, यानी कि -1 में। अब 9 को अगर मुझे नेगेटिव से गेट करना है तो 9 के लिए रो कौन सी है? रो -1 है। और कॉलम कौन सा है? -1 और -2। कॉलम है आपका -2। तब फिर ये आपको 9 रिटर्न करेगा। तो आप देख रहे हैं नेगेटिव वाली इंडेक्सिंग भी कर पा रहे हैं, पॉजिटिव वाली इंडेक्सिंग भी कर पा रहे हैं। अब मैं इसकी बेसिक स्लाइसिंग आपको समझाता हूं। तो इसमें दो चीजें हैं, है वही स्टार्ट, एंड और स्टेप, पर रो के लिए और कॉलम के लिए, दोनों के लिए अलग अलग होता है यहाँ पे। ठीक है, पहले हम बात करते हैं जब हमारी या तो रो फिक्स है या कॉलम फिक्स है, ऐसा सिनेरियो देखते हैं। तो मुझे गेट करना है यहाँ से 6 और 7, जहां रो हमारी एक ही है पर हम दो कॉलम से वैल्यू गेट कर रहे हैं। यानी कि जहां रो आपकी फिक्स है उसका मतलब आपको रो के लिए स्लाइसिंग नहीं करनी, वहां रो आप फिक्स कर देंगे। तो जैसे आपने कहा कि भाई रो कौन सी है? ये 1 रो है, तो रो के लिए स्लाइसिंग नहीं करनी, रो आपने 1 फिक्स कर दी।
कॉमा लगाया। अब कॉलम की बात करते हैं। अब हमें गेट करनी है वैल्यू इन पीछे के दो कॉलम से। पहला कॉलम 0 पे रहता है, दूसरा वाला 1 पे रहता है, और तीसरा वाला 2 पे है। यानी कि 1 इंडेक्स वाले कॉलम से और 2 इंडेक्स वाले कॉलम से वैल्यू मुझे गेट करनी है। तो रो तो मैंने फिक्स कर दी, अब स्लाइसिंग करेंगे कॉलम के लिए। तो अगर मान लो मुझे एक एरे में 3 वैल्यू है, उसकी लास्ट की 2 वैल्यू चाहिए, तो लास्ट ही है ये दोनों, इसके बाद कुछ नहीं है। तो मैं कहां से स्टार्ट कर सकता हूँ? 1 से स्टार्ट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? 1 कॉलम लिख सकता हूँ। 1 कॉलम का मतलब है 1 इंडेक्स से स्टार्ट करो और जितना भी है सब कुछ दे दो। अब यहाँ तो कुछ है ही नहीं आगे, पर अगर मान लो और आगे होता, फिर भी मुझे 7 तक जाना होता, तो मैं 3 लिख देता, तो 1 to 2 चलता फिर वो। यानी कि 1 इंडेक्स चलता और 2 इंडेक्स चलता, क्योंकि 3 हमेशा एंड -1 रहता है। अभी के लिए 3 लिखेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं लिखेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब हुआ कि रो हमने फिक्स कर दी, और कॉलम के लिए हमने बोला है कि ये 0 इंडेक्स का कॉलम हो गया, ये 1 वाला होगा। हमने कहा 1 इंडेक्स से पीछे जितने भी कॉलम है सबकी वैल्यू दे दो। तो हमारे पास 2 ही कॉलम है, इसलिए इस तरीके से हमको यहाँ पे 6 और 7 आया। तो ऐसा तो तब है जब हमारा रो एक ही है। अब मान लो हम रो मल्टीपल से डेटा गेट कर रहे हैं, पर कॉलम हम एक ही से वैल्यू गेट कर रहे हैं। मैंने कहा अब यहाँ से 6 और 9, या सपोज करो 3 और 6 गेट करो, तो अब रो तो हो गई फिक्स आपकी, और कॉलम हो गए आपके 2। तो अब आपको कॉलम के लिए स्लाइसिंग करनी है। तो आपने कहा कॉलम गेट करो स्टार्टिंग से लेके 1 इंडेक्स तक का ही कॉलम बस। अब स्टार्टिंग से लेके मतलब 0 से लेके, अब स्टार्टिंग नहीं भी देंगे तब भी 0 से स्टार्ट करेगा, और 0 देंगे तब भी 0 से स्टार्ट करेगा। अब मैं अगर यहाँ पे 1 लिख दूंगा तो फिर वो एंड -1 रहता है ना, तो फिर तो वो 0 पे ही रुक जाएगा। तो कितनी रो सेलेक्ट होके आएगी? एक ही रो सेलेक्ट होके आएगी। पर मुझे तो 2 रो सेलेक्ट करनी है ना स्टार्टिंग की, इसलिए मैं 2 लिखूंगा, तभी तो वो एंड -1 पे जाके स्टॉप होगा। तो फिर वो 0 इंडेक्स वाली रो देगा और 1 इंडेक्स वाली रो देगा। ऐसे मुझे रो मिल गई दोनों, जिनसे मुझे डेटा सेलेक्ट करना। अब सोचना है मुझे कॉलम के लिए, तो कॉलम तो मेरा फिक्स है, जो है मेरा 0 और 1 इंडेक्स वाला कॉलम। तब फिर ये मुझे 3 और 6 रिटर्न करके देगा। अब इस बार सोचते हैं मुझे गेट करना है 6, 7 और 9 और 10, मतलब रो भी 2 और कॉलम भी 2। अब सबसे पहले रो के लिए सोचो, मुझे गेट करनी है लास्ट की 2 रो। ARR ऑफ 2 पहले स्लाइसिंग करेंगे रो के लिए। तो मैंने कहा स्टार्टिंग से नहीं, 1 से लेके और लास्ट तक, 1 से लेके लास्ट तक। लास्ट ही में ही 2 ही रो है हमारे पास में, अगर ज्यादा होती तो मैं 1 कॉलन 3 लिखता। अभी के लिए 1 कॉलन 3 लिखूंगा तब भी लास्ट की 2 रो आएंगी, और 3 को हटा दूंगा तब भी लास्ट की 2 रो आएंगी। अगर इसके आगे और रो होती तो फिर हमको लगाने की जरूरत नहीं थी, मतलब सॉरी, लगाने की जरूरत थी, पर अगर नहीं है तो फिर इसको स्किप कर सकते हैं। ये तो हो गई रो आपकी। अब बात करते हैं कॉलम की। तो कॉलम हमें चाहिए फिर से लास्ट के 2, या हम स्टार्टिंग के 2 सेलेक्ट कर लेते हैं, चलो, नहीं तो फिर 1 कॉलन ही आ जाएगा। तो स्टार्टिंग के 2 सेलेक्ट कर लेते हैं, मतलब हम स्टार्ट करेंगे 0 से, अगर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, और हम लिखेंगे यहाँ पे 2, ताकि वो 0 इंडेक्स की रो हमें कॉलम रिटर्न करे और 1 इंडेक्स। तब आप देखेंगे 5, 6 एंड 8 और 9 ये आया आपके पास। यानी कि वही स्टार्ट, वही एंड और वही स्टेप तीनों में चलता है, पर बस यहाँ पे पहली स्लाइसिंग आप करते हैं रो के लिए और दूसरी स्लाइसिंग आप करते हैं कॉलम के लिए। अगर फिक्स है उसमें कोई भी तो फिर उसको फिक्स कर देते हैं, और अगर उसमें भी स्लाइस है तो फिर स्लाइसिंग करते हैं। बाकी का वही स्टार्ट, वही एंड और वही स्टेप, कोई भी इसमें मीनिंग चेंज नहीं होता है। इसमें भी एडवांस स्लाइसिंग होती है, वो हम अगले सेशन में देखेंगे, पर पहले आप इसको अच्छे से समझो। क्या ये आपको क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ये 2D स्लाइसिंग तब हमारे लिए यूजफुल रहती है जब हम अपने डेटा सेट में से सारे कॉलम्स को सेलेक्ट कर रहे हैं एक कॉलम को छोड़ के। ठीक है, उनमें से एक कॉलम हमारा आउटपुट कॉलम है, बाकी के सब इनपुट कॉलम्स हैं, इन सबको सेलेक्ट कर रहे हैं, इसको छोड़ रहे हैं, या बस इसी को सेलेक्ट कर रहे हैं, बाकी सबको छोड़ रहे हैं। तब ये हम बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं।
इसमें नेगेटिव वाला भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पॉजिटिव के दिए हैं, इन्हीं में से किसी एक एग्जांपल को हम नेगेटिव से करके देख लेते हैं। जैसे ये लास्ट वाले कोई करके अगर हम देखें, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रो की। मुझे गेट करनी है लास्ट की 2 रो, यानी कि -1 इंडेक्स की रो और -2 इंडेक्स की रो। ARR ऑफ 2, मैंने स्टार्ट करना है कहां से? -1 से, या फिर -2 से स्टार्ट करते हैं, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। अब वो मैं अगर -1 से स्टार्ट करूंगा तो क्या होगा, पहले 8 9 वाली रो को देगा, फिर 5 6 वाली रो को देगा। पर मैं चाहता हूं कि पहले मुझे 5 6 वाली ही रो आए, तो मैंने कहा -2 से स्टार्ट करो। तो आप देखेंगे 5 6 पहले आया, 8 9 बाद में आया। वो उसमें -1 से स्टार्ट करूंगा तो फिर मुझे स्टेप भी नेगेटिव देनी पड़ेगी, लेकिन फिर उसमें 8 9 पहले आएगा, 5 6 बाद में आएगा, तो बस उतना फर्क पड़ेगा। लेकिन हम 5 6 को पहले ही चाहते हैं इसलिए इसको ऐसे ही लिख देते हैं। तो ये तो हो गया हमारा रो के लिए। अब बात करते हैं कॉलम के लिए। कॉलम हमको चाहिए स्टार्टिंग के ये वाले 2। तो स्टार्टिंग तो इधर से होती है इसमें, तो यानी कि हमको चाहिए ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया। हमको चाहिए -3 और -2 वाला। तो हमको स्टार्ट करना है -3 से और इसको स्टॉप कर देना है -1 पे। तो -1 पे स्टॉप करेंगे तो -2 पे वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि उससे पहले ही स्टॉप हो जाता है। तब हमको आया 5 6 और 8 9। ठीक है, ध्यान से सोचोगे तो बहुत आसान है। कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ एंड करना है। पहले रो के लिए सोचो, फिर रो हो जाए तो फिर कॉलम के लिए सोचो। अब बात करते हैं 3D एरे की। तो ये जो 3D एरे है इस टाइम हमारे पास में, इसकी जो शेप है वो है 3,4,3, यानी कि 3 मैट्रिक्स हैं, 4 रो है और 3 कॉलम्स हैं ईच रो में। तो यहाँ की इंडेक्सिंग होती है, मैट्रिक भी इंडेक्स पे होती है। ये 0 इंडेक्स वाली मैट्रिक है, ये 1 इंडेक्स वाली मैट्रिक है और ये 2 इंडेक्स वाली मैट्रिक है। हर एक मैट्रिक इंडेक्स पे होती है, सेम जैसे रो और कॉलम होता है। यहाँ पे रो भी इंडेक्स पे है, ये 0 इंडेक्स वाली रो है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। कॉलम भी सेम ऐसे ही रहता है, ये 0 इंडेक्स कॉलम है, ये 1 इंडेक्स कॉलम है और ये 2 इंडेक्स कॉलम है। बस इसी को यूज करके हम लोग वैल्यूज गेट कर पाते। अब जब हम 2D एरे में थे तो 2 चीजें स्पेसिफाई कर रहे थे, अब 3D एरे में तो 3 चीजें स्पेसिफाई करेंगे। पहली चीज क्या है, मैट्रिक, दूसरी क्या है, रो, तीसरी क्या है, कॉलम। बस इन्हीं 3 का यूज करके हम वैल्यू गेट कर पाएंगे। मान लो मुझे इस 18 को गेट करना है, तो सबसे पहले सोचो कि भाई ये कौन सी मैट्रिक में है, 0 और 1, 1 इंडेक्स की मैट्रिक में। अब बारी आती है रो की, क्योंकि पहली चीज क्या है, मैट्रिक है, फिर दूसरी क्या है, रो। अब ये कौन सी रो में है इस मैट्रिक की, 0 1 और 2। फिर बारी आती है कॉलम की, कौन से इंडेक्स के कॉलम में है, 0 1 और 2। तो कोऑर्डिनेट रहेंगे 1 2 2 टू गेट 18। अब मान लो यहीं पर मुझे ये 22 गेट करना है, ठीक है। तो ये कौन सी मैट्रिक है, मैट्रिक है 2। रो कौन सी है, रो है 0 और 1। और कॉलम कौन सा है, कॉलम है 0। तो कोऑर्डिनेट रहेंगे 2 1 0, ऐसे स्पेसिफाई करेंगे। पहले मैट्रिक की इंडेक्स, फिर रो का इंडेक्स और फिर कॉलम का इंडेक्स। ARR 3 ऑफ मैट्रिक है 1, कॉलम है 1 2 3, यानी कि 0 1 और 2, सॉरी रो, और कॉलम है आपका 0 1 और 2। तब हमको 18 मिला। फिर हमको गेट करना था 22। मैट्रिक है 2, रो है 1 एंड कॉलम है 0। आपको ये समझ में आया इंडेक्सिंग 3D एरे में कैसे काम कर रहा है? हाँ सर। निशान सर, एक कॉलम 0 कैसे लिया आपने लास्ट में? अगर आप इस मैट्रिक में देखेंगे तो
ये पहला कॉलम कौन सा इंडेक्स का रहेगा? 0 इंडेक्स का। तो 22 हमारे कौन से इंडेक्स में है? 1 0 में। 0 में 0 से स्टार्ट होता है ना, ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है, तो 0 कॉलम इसलिए हमने लिया। रो हमारी 1 है, ये 0 वाली रो है और ये 1 वाली रो है, तो 22 कौन सी रो में है? 1 में, इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिया। अब यहाँ नेगेटिव भी कर सकते हैं आप। मान लो यही 22 मुझे नेगेटिव से गेट करना है, तो फिर मैट्रिक कौन सी रहेगी? -1। वही स्टार्ट होगा वो सेम तरीके से। और फिर कॉलम कौन सा रहेगा, सॉरी रो कौन सी रहेगी? ये -1 -2 -3 रो रहेगी -3। और कॉलम कौन सा रहेगा? -1 -2 और -3। ये भी रहेगी नहीं, हाँ -1 -2 -3, ठीक है। तो फिर हमको आया 22, ठीक है। अभी ये 18 मुझे गेट करना होगा नेगेटिव से, तो सबसे पहले मैट्रिक कौन सी है? -1 और -2। फिर कॉलम कौन सा है? कॉलम है -1 ही, सॉरी रो आएगी पहले, रो है -1 -2 और कॉलम है -1, तब आया 18। तो बस इतना याद रखो कि हम पहले स्पेसिफाई करेंगे एरे नेम के अंदर मैट्रिक का इंडेक्स। एक सेकंड रुको। मैट्रिक्स का इंडेक्स आएगा, फिर आपका रो का इंडेक्स आएगा और फिर आपका कॉलम का इंडेक्स आएगा। स्लाइसिंग भी सेम तरीके से होगी, मैट्रिक के लिए, रो के लिए और कॉलम के लिए। मैं अभी 1 मिनट में आ रहा हूं, फिर हम इसकी स्लाइसिंग देखेंगे 3D एरे की। ओके, तो स्लाइसिंग का सेम कॉन्सेप्ट है। पहले स्लाइसिंग होती है मैट्रिक के लिए, फिर होती है रो के लिए, फिर होती है कॉलम के लिए। जिसमें से जो भी फिक्स है उसे फिक्स करेंगे, अगर मल्टीपल में से सेलेक्ट कर रहे हैं तो स्लाइसिंग करेंगे। एरे का नाम, अब हमको मान लेते हैं एक एग्जांपल के लिए, हमको सेलेक्ट करनी है ये 8 9, ये वाला 1 1, ये 17 18 और ये वाला 1 1। ये डेटा हमको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो पहले मैट्रिक की बात करते हैं। हमको 2 मैट्रिक सेलेक्ट करनी है, पहली वाली और दूसरी वाली, यानी कि पहली 0 इंडेक्स पर है और दूसरी 1 पे। स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे और 2 तक जाएंगे बस, जो कि हमें 0 देगा और 1 देगा, यानी कि 0 इंडेक्स वाली मैट्रिक और 1, यही हमको चाहिए। तो आप देखेंगे कि स्टार्टिंग की दोनों मैट्रिक हमें मिल गई हैं यहाँ पे।
मैट्रिक मिलने के बाद में अब हम बात करेंगे रो की। हर मैट्रिक में से हम लास्ट की 2 सेलेक्ट कर रहे हैं रो। ये 0 इंडेक्स वाली रो है, ये 1 वाली है, ये 2 है और ये 3 है। हमको 2 और 3 चाहिए, या फिर आप इसे कह लो कि 2 से लेके लास्ट तक की चाहिए, आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं। तो या तो आप इसको लिख सकते हैं 2:4, 4 लिखेंगे तो 3 तक देगा, और 4 अभी के लिए नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि उसके बाद कोई रो आगे है ही नहीं। तो फिर आप देखेंगे कि वही 8, 9 और 1, 1 वाली 17, 18 और 1, 1 वाली रो हमारे पास सेलेक्ट हो गई। तो मैट्रिक आ गई हमारे पास, मैट्रिक के बाद हमारे पास रो आ गई। अब हम कॉलम के लिए बात करेंगे। तो कॉलम हमको गेट करनी है, ये लास्ट के 2, इन 2 कॉलम से वैल्यू हमें चाहिए। तो पहले वाले को छोड़ना है, यानी कि 2 कॉलम्स, और सॉरी 2 नहीं 1 कॉलम्स। तो फिर आप देखेंगे 8, 9, 1, 1, 17, 18 और 1। क्योंकि 0 वाला छोड़ रहे हैं हम लोग कॉलम, 0 वाले से नहीं सेलेक्ट कर रहे, 1 से सेलेक्ट कर रहे हैं और 2 से सेलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए 1 कॉलम, 2 लिखा नहीं है, 3 इसलिए क्योंकि लास्ट में कुछ है ही नहीं। बट अगर मैं इसको यहाँ पे 3 भी लिखूंगा तब भी वो 2 तक जाएगा, नहीं लिखूंगा तब भी 2 तक जाएगा, क्योंकि 2 के बाद और आगे कॉलम्स हमारे पास है ही नहीं। एक और एग्जांपल देखते हैं। हमें तीनों मैट्रिक में से ये 5, 8, 14, 17, 23, 26 ये गेट करना है, मान लेते हैं। ठीक है, ये डेटा हमको सेलेक्ट करना है। तो तीनों ही मैट्रिक में से डेटा सेलेक्ट करना है, तो हमको तीनों मैट्रिक चाहिए, और तीनों मैट्रिक के लिए अभी के लिए हम अगर स्टार्ट और एंड नहीं भी बताते तो वो तीनों मैट्रिक सेलेक्ट कर लेगा। आप स्टार्ट देना चाहें 0, नहीं देना चाहें दोनों से चलेगा, एंड देना चाहें 3, नहीं देना चाहें तो भी चलेगा। तो इस तरीके से तो ये हमारी सारी मैट्रिक सेलेक्ट हो गई। अब बारी आती है रो की। रो हम सेलेक्ट कर रहे हैं ये 1 इंडेक्स वाली रो और 2 इंडेक्स वाली रो। तो 1 से स्टार्ट करेंगे और 3 तक जाएंगे, तब हमको 1 मिलेगा और 2 मिलेगा। तो फिर आप देखेंगे हमको 5, 8 वाली, 14, 17 वाली, ये दोनों रो, और 23, 26 वाली रो में। अब बारी आती है कॉलम की, और कॉलम है इस बार हमारा फिक्स। तो कॉलम के लिए स्लाइसिंग नहीं करेंगे, कॉलम है हमारा 0 और 1। तो 5, 8 आया, 14, 17 आया एंड 23, 26 आया। ऐसे आप स्लाइसिंग कर सकते हैं और इंडेक्सिंग कर सकते हैं 3D अरे में। क्लियर है? सर ये कॉलम की वैल्यू रोज में कैसे कन्वर्ट होगी? जैसे 23, 26 ये तो वैसे आना चाहिए था ना, एज ए कॉलम था ना ये तो हमारा। नहीं आ रहा तो फिर हमारे पास एक आगे वैसे पढ़ेंगे, एक ट्रांसपोज करके हमारे पास ऑप्शन रहता है। ठीक है, ये एक 2D एरे है, यहाँ पे आप देखेंगे, पर ये 3D नहीं है, तो अलग अलग नहीं आएंगे तीनों। ठीक है, ये पहली कॉलम माना जाएगा, ये दूसरा कॉलम माना जाएगा। अगर तुम इसको ट्रांसपोज कर दोगे तो ये रो में कन्वर्ट कर देगा, तो ये 5, 14, 23, बट दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। ये प्रिंट होने का फर्क है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऐसे था वहां पे, बट अभी ऐसे आ रहा है क्योंकि अब ये 2D एरे में आ रहा है, 3D में नहीं आ रहा। और 2D एरे में ये एक रो मानी जाएगी, ये दूसरी रो मानी जाएगी, ये तीसरी रो मानी जाएगी। मैं अभी आ रहा हूँ गेट खोल कर। मतलब ये तो फिर हमारा अगर से ध्यान ना दे तो हमारे डेटा को मैनिपुलेट कर सकता है ना समझने नहीं में। नहीं, मैनिपुलेट नहीं करेगा, पर रिटर्न जो आप गेट करके ला रहे हैं वो 3D अरे थोड़े ही आ रहा है। आपके पास में 2D अरे रिटर्न होके आ रहा है ना। यहाँ पे आपके पास 3D अरे आया क्योंकि आपने 2 अलग अलग गेट किया डेटा। मैं अभी आ रहा हूँ, 1 मिनट, तब समझते हैं इसको।
तो आपने यहाँ देखा कि हमको वो एक 2D एरे की 3D एरे की तरह रिटर्न हुआ, जो रो थी वो रो की तरह रही, जो कॉलम था वो कॉलम की तरह रहा। यहाँ पे ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने कॉलम्स के लिए स्लाइसिंग नहीं की। तो जब आप कॉलम्स के लिए स्लाइसिंग नहीं करते तो इसको बोलते हैं इंटर इंडेक्सिंग। तो इस इंटर इंडेक्सिंग में चाहे वो तुम कॉलम के लिए करो चाहे वो तुम रो के लिए करो, जब तुम इंटर इंडेक्सिंग करते हो फिक्स इंडेक्सिंग यानी कि सबके लिए स्लाइसिंग नहीं करते, तो फिर वो 3D एरे नहीं बनता। तब उस केस में वो एक 2D एरे की तरह बन जाता है और फिर वो एक रो की तरह आपको रिप्रेजेंटेड जैसे था डेटा उसकी तरह रिप्रेजेंटेड नहीं होता। अगर तुम इसको वैसे करना चाहो तो फिर ऐसे करके रख सकते हो, 1:3 कर दो, तब फिर तुम देखोगे जो जैसे है वो वैसे ही आएगा डेटा। ठीक है। ठीक है सर, क्योंकि अगर जो पुरानी जैसे पिछले वाली फॉर्म में अगर जो उसको एज इनपुट यूज करते हैं हम किसी में, तो फिर तो इंडेक्सिंग बदल जाएगी ना, फिर वो तो 2D वाली इंडेक्सिंग लगेगी ना फिर उस पे। फिर 2D वाली लगेगी। जब इंटर इंडेक्सिंग करेंगे किसी भी एक को फिक्स कर देंगे, मतलब उसमें स्लाइसिंग नहीं करेंगे, या तो कॉलम के लिए या रो के लिए, तो एक 2D एरे निकल के आएगा। फिर उस पर 2D इंडेक्सिंग की स्लाइसिंग। अब 3D एरे निकल के आ रहा है तो इस पर 3D इंडेक्सिंग रहेगी। तो अगर आपको उसको 3D एरे में रखना है तो फिर आपको इंटर इंडेक्सिंग नहीं करनी है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है, तब वो सेम उसी फॉर्मेट में रहेगा। अगर इंटर इंडेक्सिंग करेंगे मतलब कहीं भी फिक्स कर देंगे इंडेक्सिंग को, तो फिर वो एक 2D एरे की तरह हमें रिटर्न करके देगा। अभी इसमें इंडेक्सिंग के और भी और स्लाइसिंग के बहुत सारे और भी एडवांस ऑप्शंस होते हैं, जो कि मैं अगले सेशन में आपके साथ डिस्कस करूंगा। नहीं तो आज के लिए स्लाइसिंग बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाएगी और आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए आज इसको यहीं ब्रेक देते हैं, मतलब सेशन को नहीं, इस टॉपिक को, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग वाले को। और आप इसकी प्रैक्टिस करना, तब फिर अगले सेशन में मैं इसकी एडवांस स्लाइसिंग आपको सिखाऊंगा, 2D एरे की और 3D की। 1D पे इतना इंडेक्सिंग स्लाइसिंग नहीं होता एडवांस, पर 2D और 3D पे रहता है, वो हम अगले सेशन में देखेंगे। अब यहाँ एक और चीज है आती है हमारे पास में, इससे आगे, एरे से आगे। अभी हम ऑपरेशंस वगैरह करने सीखेंगे, लेकिन कुछ फंक्शंस हैं जो हमें और पढ़ने हैं। अगर आपने पाइथन पढ़ा है तो आपको पाइथन में एक रेंज फंक्शन याद होगा। रेंज फंक्शन से हम एक पर्टिकुलर स्टार्ट से एक पर्टिकुलर एंड तक का रेंज ऑफ नंबर्स गेट कर पाते हैं। पर इस टाइम पर हम काम कर रहे हैं नंपाई एरेज में, और रेंज हमें नंपाई एरे रिटर्न नहीं करता। दूसरा, रेंज में स्टार्ट एंड और स्टेप भी आपकी तीनों इंटीजर वैल्यू ही हो सकती है, इनमें से किसी को भी आप फ्लोट वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते। और ये हमें नंपाई एरे भी नहीं रिटर्न करता, लेटर ऑन मुझे उसे नंपाई एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रेंज की जगह पर जब भी हमें अपने यहाँ नंबर्स जनरेट करने होते हैं, मशीन लर्निंग में, डेटा साइंस में, या कहीं भी पूरे उसमें, जब भी हमें उसे नंपाई एरे में कन्वर्ट करना है, तब फिर हम नंपाई का एक प्री डिफाइंड फंक्शन यूज करते हैं, ए रेंज करके। ये हमें डायरेक्टली नंपाई एरे ही रिटर्न करता है। इसका भी यूज वही है, रेंज ऑफ नंबर्स जनरेट करने के लिए, एक स्टार्ट से एक एंड तक। यहाँ भी वही स्टार्ट, एंड और स्टेप तीनों सेम टू सेम रहते हैं। यहाँ भी स्टार्ट 0 रहता है बाय डिफॉल्ट, एंड आपका एंड -1 रहता है, स्टेप आपका +1 रहता है, बिल्कुल सेम टू सेम है उसी की तरह। बस दो फर्क है। पहला डिफरेंस तो ये है कि नंपाई का जो ए रेंज है वो आपको एरे देता है बाय डिफॉल्ट, तो आपको फिर कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। पहले रेंज में मैं नंबर जनरेट करूंगा, फिर उनको मैं नंपाई एरे में कन्वर्ट करूंगा। यहाँ मुझे ये सीधा नंपाई एरे ही रिटर्न करेगा। तो अगर मान लो मैं यहाँ पर 10 देता हूं तो वो 0 से लेके 9 तक जाएगा, पर देखो क्या रिटर्न कर रहा है, नंपाई एरे रिटर्न कर रहा है। तो एक तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो ये हो जाता है हमारे पास में कि भाई पहले गेट करो फिर कन्वर्ट करो, क्यों ना सीधा नंपाई एरे ही गेट करो। बाकी के स्टार्ट, एंड और स्टेप तीनों सेम पैरामीटर्स हैं, इनमें कोई चेंज नहीं है। अगर मैं स्टार्ट देता हूँ 2, अपना जस्टिफाई करता हूँ, तो फिर 2 से स्टार्ट करेगा। और अगर हम स्टेप को देखें, मैंने कहा 1 से लेके जाना है 20 तक, और स्टेप रहेगा आपका 2, तो वो 1 से स्टार्ट करेगा और 2 स्टेप जाएगा। 1 के बाद +2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9। तो ये सेम टू सेम काम कर रहा है अगर ध्यान से देखोगे। तो पहला डिफरेंस तो ये है कि भाई ये हमको नंपाई एरे रिटर्न करता है डायरेक्टली, और यही रीजन है कि हम इसको यूज करते हैं यहाँ पे। रेंज फंक्शन को नहीं यूज करते जब भी रेंज ऑफ नंबर्स गेट करना।
दूसरा इसका एक और डिफरेंस ये है कि रेंज में मैंने बताया कि आप तीनों पैरामीटर्स में से किसी भी पैरामीटर को फ्लोट में नहीं रख सकते। रेंज में तीनों पैरामीटर्स आपके इंटीजर ही होने चाहिए। यहां आपके पास ऑप्शन होता है कि आप किसी भी पैरामीटर को फ्लोट भी रख सकते हैं। वो स्टार्ट भी हो सकता है, वो एंड भी हो सकता है, वो स्टेप भी हो सकता है। अब आप देखेंगे तो नंबर जो रिटर्न हो रहे हैं वो 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.2 का डिफरेंस। तो यहाँ एक और ये बड़ा प्लस पॉइंट और है। तो ये 2 पॉइंट्स हैं रेंज फंक्शन में। बाकी का ये भी रेंज ऑफ नंबर्स जनरेट करने के लिए यूज होता है। स्टार्ट, एंड और स्टेप सेम उसी तरीके से काम करता है। यहाँ भी एंड आपका एंड -1 रहता है। तो पहला डिफरेंस हमको ये एरे रिटर्न करता है डायरेक्टली। दूसरा डिफरेंस यहाँ का स्टार्ट, एंड और स्टेप एक फ्लोट वैल्यू भी हो सकती है इंटीजर के साथ साथ। ये 2 डिफरेंसेस है हमारे पास। तो ये भी सेम है सर, मैट्रिक्स रेंज एंड मैट्रिक्स कॉलम एंड रोज, राइट? हाँ, पर ये 1D एरे रिटर्न हो रहा है हमको अभी। इसको 2D में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2D में कन्वर्ट करने के लिए हम रीसेप करते हैं एरे को। तो एक फिक्स रेंज की बजाय इसमें एक और फायदा है हमारे पास में कि हम रैंडम नंबर्स भी जनरेट कर पाते हैं यहाँ पर। मतलब ये तो हो गया, मैंने बताया कि भाई 1 से लेके 10 तक के नंबर्स के साथ एक एरे बनाओ। ये तो हो गया रेंज फंक्शन से, जहां से आपने स्टार्ट और एंड दिया। तो ये तो हो गया फिक्स रेंज से एक एरे बनाना। एक हो गया रैंडम नंबर्स से एरे बनाना। तो रैंडम नंबर्स के साथ अगर मुझे एरे बनाना है, तब फिर हमारे पास फंक्शन यूज होता है np.random.randint। ठीक है। randint फंक्शन के अंदर हम स्पेसिफाई करते हैं 2 चीजें। पहला स्पेसिफाई करते हैं कि भाई हमें जो नंबर्स जनरेट करने वो किस रेंज के बीच में जनरेट करने हैं। तो मैंने कहा 10 से लेके 100 के बीच में। मतलब यानी कि वो जो नंबर्स लेगा रैंडमली, जो सेलेक्ट करेगा, वो 10 to 100 के बीच में रहेंगे। सो 10 to 100 इज द रेंज हियर। अब कितने नंबर्स रैंडमली जनरेट करने? मैंने कहा 7 नंबर्स जनरेट करने। तो फिर आप देखेंगे कि हमको ये एक एरे रिटर्न करेगा विद 7 रैंडम नंबर्स, एंड दीज 7 रैंडम नंबर्स विल बी इन बिटवीन 10 to 100। The meaning of this is we are generating 7 random numbers in between 10 to 100। ऐसे हम randomly numbers generate कर सकते हैं numpy के थ्रू। तो मैं इसको मान लो एक array 1 को दिया। ये एक कभी array 1D array है, इसको 2D में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो बाद में बात करेंगे। अभी हम रीसेप ऑप्शन पढ़ेंगे। लेकिन ये हमको 1D array रिटर्न कर रहा है। तो पैरामीटर्स को ध्यान से समझो। पहला पैरामीटर है स्टार्ट। स्टार्ट मतलब आप कहां से और कहां तक के बीच में रैंडम नंबर जनरेट करना चाहते हैं। तो मैंने कहा 10 से लेके 100 के बीच में। और तीसरा पैरामीटर है कितने रैंडम नंबर्स आपको जनरेट करना। अब जैसे आपने कहा कि 10 से 100 के बीच में आपको 70 रैंडम नंबर जनरेट करने, तो फिर जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 70 नंबर्स। हाँ, रिपीट हो सकता है नंबर। एक नंबर 2 बार रिपीट हो सकता है। ये बिल्कुल आप देख पाएंगे कि कई बार एक एक नंबर है, क्योंकि हमने रेंज ही छोटी ली है। रेंज बड़ी होगी तो रिपीट होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम होगी। रेंज छोटी होगी तो रिपीट होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा होगी। अगर यही रैंडम नंबर्स मुझे फ्लोट में जनरेट करने हैं तो तब फिर हमारे पास में यहाँ यूनिफॉर्म करके फंक्शन होता है। मीनिंग यहाँ भी अभी वही भी सेम है। हम कह रहे हैं कि 10 से 100 के बीच में 7 नंबर जनरेट करो, पर इस बार हम कह रहे हैं कि फ्लोट नंबर्स जनरेट करो, इंटीजर नहीं। तो आप देखेंगे कि 7 नंबर्स ही हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर्स हैं। लेकिन अब ये 7 नंबर्स आपके फ्लोट हैं।
तो रैंडेंट यूज होता है इंटीजर नंबर जनरेट करने के लिए, यूनिफॉर्म यूज होता है फ्लोट नंबर्स जनरेट करने के लिए। सर इसमें कोई फंक्शन है कि जैसे हम देख सके कि भाई नंबर रिपीट ना हो, मुझे यूनिक नंबर ही चाहिए? तो फिर सेट में कन्वर्ट करेंगे उसमें से डुप्लीकेट्स को हटाने के लिए। पर ये आपको जनरेट करने से आप इसको रोक नहीं सकते, और उसको बाद में डुप्लीकेट को रिमूव कर सकते हैं, रोक नहीं अच्छा, मतलब सकते। इसके अंदर कोई फीचर नहीं है कि भाई यार जैसे भले ही मैं रेंज कम दे रहा हूँ लेकिन आप नंबर्स को यूनिक ही रखो, वो इसमें नहीं पॉसिबिलिटी नहीं नहीं है, ये डुप्लीकेट जनरेट करेगा? ओके, करेगा, ठीक है क्योंकि सर। ये हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। एक फिर फंक्शन होता काउंट है, 7 से कम हो जाएगा ना सर, अगर इनकेस यूनिक रहेगा हाँ तो फिर जो हमने हटाएंगे तो 7 काउंट। से कम हो जाएगा, बिल्कुल। अगर उसमें डुप्लीकेट होगा उसको आप हटाएंगे तो 7 से कम हो जाएगा। ओके सर। चलो, या एक तरीका होता है, मतलब डायरेक्ट रोक तो देखो नहीं सकते, पर हाँ एक तरीका होता है, वो मैं अभी आगे देखता हूँ, वो रैंडम ही है काइंड ऑफ, बट उसमें फिर एक लॉजिक लगाना पड़ता है। चलो पहले इसको देखते हैं। तो रैंड एक फंक्शन है, इसमें हम लोग स्पेसिफाई करते हैं। तो रैंड फंक्शन में क्या होता है कि जैसे बाकी के सब में हम लोग स्टार्ट और एंड अपना दे रहे थे कि भाई कहाँ से कहाँ तक के बीच में मुझे कितने नंबर्स चाहिए, इसमें क्या होता है कि आपका रेंज फिक्स रहता है। ये हमेशा 1 से लेके, सॉरी 0 से लेके 1 के बीच की रेंज रहती है। यहाँ बस आप ये बताते हैं कि आपको कितने नंबर्स जनरेट करने हैं, यहाँ आप ये नहीं बताते कि इतने से इतने के बीच में। ठीक है, यहाँ आप बस इतना बताते हैं कि आपको कितने नंबर्स जनरेट करने हैं, वो आप 10 जनरेट करो, 100 जनरेट करो, आप देखेंगे सारे 100 नंबर्स 0 से 1 के बीच में ही होंगे। कोई भी ना तो 0 से छोटा होगा और ना ही कोई भी 1 से बड़ा होगा, सारी वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही है। तो यहाँ स्टार्ट और एंड नहीं बताते, यानी कि यहाँ रेंज नहीं देते, यहाँ बस इतना बताते हैं कि हमको कितने रैंडम नंबर जनरेट करने हैं। यहाँ की रेंज 0 to 1 हमेशा फिक्स रहती है। ये एक और फंक्शन है हमारे पास में रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए। पर इसमें एक चीज और है जो आपको कहीं देखने को मिल सकती है। जैसे 100 की जगह कई बार आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे इस तरीके से मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 3,4 रैंड फंक्शन के अंदर। तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अब यहाँ 3,4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ 3,4 स्टार्ट और एंड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, अब यहाँ 3,4 एक 2D एरे की शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम यहाँ कह रहे हैं कि हमको एक एरे जनरेट करके दो 0 to 1 की वैल्यूज के बीच में, ये तो फिक्स ही है 0 to 1 वाला तो, पर उस एरे की शेप जो बनाओ वो 3,4 यानी कि 3 रो और 4 कॉलम। आप देखोगे एक 2D एरे बना है जिसमें 3,4 यानी कि 3 रो हैं और हर रो में 4 कॉलम है। अब ये यहाँ शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कंफ्यूज मत होना जब भी आपको दो पैरामीटर दिखें। पैरामीटर 3 भी हो सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है, अब आप शेप दे रहे हैं एक 3D एरे की, जहां आप कह रहे हैं कि एक 3D एरे बनाओ जिसमें 3 मैट्रिक हो और हर मैट्रिक में 2 रो और हर रो के अंदर 4-4 कॉलम। तो जब आप इसमें 1 और 2 और 3 पैरामीटर्स पास कर रहे हैं रेंड फंक्शन में, तो आप 1D 2D और 3D एरे की शेप दे रहे हैं। रेंज जो रहेगी वो 0 to 1 फिक्स रहेगी रेंज फंक्शन में। यहां आप रेंज देते हैं रेंडेंट में और यूनिफॉर्म में, बट यहां आप रेंज नहीं देते। ठीक है, कन्वर्ट इसको भी किया जा सकता है 2D में, इसको भी 3D में। वो रीसेप कैसे करेंगे वो भी आगे बताऊंगा।
तो जैसे अभी हम उसकी बात कर रहे थे कि भाई हमको यूनिक नंबर ही चाहिए, देखो डायरेक्ट तो कोई तरीका है नहीं, पर इसी रैंडम में एक चॉइस करके फंक्शन होता है, ये नंबर सेलेक्ट करने के लिए रहता है। अब नंबर्स कहां से आए, नंबर भी तो कहीं से होने चाहिए, ये सेलेक्ट करने के लिए यूज होता है, ये जनरेट नहीं करता चॉइस फंक्शन। मान लो तुमने एक लिस्ट दे दी, तुमने कहा कि भैया ये लिस्ट में मेरे पास में 5-7 नंबर हैं, इसमें से 2 रैंडम नंबर सेलेक्ट करो, तो ये तुम्हें 2 रैंडम नंबर सेलेक्ट करके दे देगा। अब इसने एक साथ दोनों सेलेक्ट कर लिए, तो फिर तुमने यहाँ पे एक पैरामीटर और पास करना है, और वो होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे ये हो गया साइज, तो साइज जी इक्वल टू हम 2 लिख रहे हैं, और जैसे मैंने यहाँ पे लिखा रिप्लेस इज इक्वल टू फॉल्स हो गया, तो फिर आप देखेंगे कि ये उसी आइटम को दोबारा से सेलेक्ट नहीं करेगा। तो बेसिकली हम नंबर जनरेट नहीं कर रहे, जो नंबर्स हैं उसमें से रैंडम नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, और फिर बोल सकते हैं कि भैया तुम उसमें से यूनिक ही सेलेक्ट करो, डुप्लीकेट सेलेक्ट मत करो। अब नंबर्स कैसे जनरेट करें, नंबर जनरेट करेंगे हम लोग अरेंज फंक्शन से, तो np डॉट अरेंज, और मैंने कहा 1 से लेके 100, 100 मतलब 101 के बीच में नंबर्स जनरेट करो, इसने नंबर मुझे जनरेट करके दिए। मैंने कहा उसमें से 20 नंबर सेलेक्ट करो और उनको डुप्लीकेट सेलेक्ट मत करो, तो अब आप देखोगे कि इस तरीके से हमें नंबर्स मिले। कायदे में देखा जाए तो भाई ये भी तो हमें उसी रेंज में से नंबर्स पहले जनरेट कर रहा होगा, फिर सेलेक्ट कर रहा होगा, पर ये जो ऑटोमेटिकली प्रोसेस था उसको थोड़ा सा हमने बदल दिया। तो डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है रोकने का, पर हम जब चॉइस कर रहे हैं इस रेंज में से, पर इसका इतना ध्यान रखना कि भाई ये आपके, अब मान लो नंबर तुम जनरेट कर रहे हो 10, साइज बोल रहे हो 20 सेलेक्ट करने के लिए, तो वो तो नहीं हो पाएगा ना, 10 नंबर में से 20 कैसे सेलेक्ट करेगा, तो ये बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, बस ये एक चीज याद रखना। तो मैंने कहा 100 नंबर में से 20 नंबर सेलेक्ट करो, एंड रिप्लेस को फॉल्स, मतलब रिप्लेस मत करो, एंड देन सेलेक्ट द चॉइस, चॉइस इज द फंक्शन टू सेलेक्ट द रैंडम नंबर्स, तब फिर उसने रैंडमली नंबर्स हमको सेलेक्ट करके दिया। तो ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। सर मतलब आप ऑप्शन यूज कर रहे हो जैसे np.random, np.random.rand, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई कौन कौन सी अवेलेबल है, कोई लिस्ट देख सकते हैं हम कि np में कौन dir कौन फंक्शन पढ़ा सी, है तुमने पाइथन में, कौन सा सर? dir फंक्शन, हाँ dir पढ़ा है सर। यहाँ पे सारी लिस्ट आती है ना फंक्शंस की, हाँ ओके ओके ओके, ठीक है ठीक फिर है उस ठीक है। फंक्शन के बारे में पढ़ना है तो कैसे पढ़ते हैं, हेल्प से, ठीक है। राइट राइट, ठीक है सर, थैंक यू। ये समझ में आया सबको? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है किसी का? तो अगले सेशन में हम नमपाई को ही कंटिन्यू करेंगे। अभी आज मैं यहीं छोड़ता हूँ, नमपाई में मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, हम लोग एडवांस स्लाइसिंग करेंगे अभी, ठीक है। एरे को कैसे रीशेप करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है, एरे को ट्रांसपोज कैसे करते हैं, डेटा फिल्ट्रेशन कैसे की जाती है एरे में, मिसिंग डेटा को एरे में कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम एरे में डिस्कस करेंगे अभी, यानी कि नमपाई में, और हम मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं एरे पे, फंक्शंस कैसे अप्लाई करते हैं हम लोग एरे पे, यानी कि डेटा पे मैथमेटिकल फंक्शंस, ये हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। सो आई बिलीव हम सैटरडे को ये कंप्लीट कर पाएंगे, एंड देन संडे को फिर हम पांडाज स्टार्ट करेंगे। पांडाज में हम ये सीखेंगे कि हम डेटा कैसे लोड करेंगे, ठीक है, CSV फाइल से, एक्सेल फाइल से। वहीं मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप डेटाबेस कनेक्शन बना के डेटाबेस से भी कैसे डेटा लोड करोगे पांडाज में डायरेक्टली। तो ये वाला पार्ट हम कवर करेंगे संडे को। तो नमपाई कंटिन्यू करेंगे, नमपाई कंप्लीट होने के बाद में हम लोग पांडाज कंटिन्यू करेंगे। तो पांडाज हमारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा नेक्स्ट वीकेंड में, फिर वो उससे आगे चलेगा, क्योंकि पांडाज और बड़ा मॉड्यूल है, इसमें हम बहुत सारे और ऑपरेशन सीखेंगे, ठीक है।
कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नहीं सर। सर ये रिकॉर्डिंग कब ये तक पोर्टल मिलेगी? पे मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है? पोर्टल पे हाँ इसकी जी। रिकॉर्डिंग और फाइल आपको मिल जाएगी।